हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम साहब। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव के भक्त आ ही जाते हैं। हाँ जी, रामो राम चौधरी साहब। तो ये बताइएगा कि शाम के वक्त, ढलती शाम में हालचाल कैसे हैं आपके? हम्म बढ़िया है, स्वस्थ हैं, एनफ एनर्जी, जबरदस्त। मैं भी मस्त, मैं भी मस्त। अभी जाता है चौधरी, शाम के आपकी क्लास लास्ट क्लास होती है और बस इसके बाद घर जाके चौधरी आराम फरमा रहा होता है और फिर सुबह 7 बजे से धा धू ऐसे ही पूरा दिन चलता रहता है और यही कोचिंग, यही जीवन है और इसी में चौधरी को आनंद आता रहता है भाई साहब। पूरा दिन यही निकल जाता है और एहसास भी नहीं होता। बस आप वाली क्लास जो है वो लास्ट क्लास है। बस इसके साथ हमारे भी सिनेमा समाप्त होंगे। तो चलिए आज मामला थोड़ा रिवर्स में खेलते हैं और आज जो है वो डिस्कशन नहीं, पहले थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। क्या कहते हो आदित्य कुमार साहब? पढ़ लिया जाए क्या? ठीक है। तो चलिए साहब आज पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में देखा जाए तो अमीन चैप्टर का श्री गणेश हो चुका था और उस अमीन चैप्टर में हमने एक रिएक्शन पढ़ ली थी। एक रिएक्शन पढ़ ली थी, जैसा कि जनता बता रही है, नीले देव साहब ने बता ही दिया कि साहब प्रिपरेशन ऑफ अमीन में हमने गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन देख लिया था। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बड़ी आसान सी रिएक्शन थी। मतलब थैलिक एसिड से शुरू करते थे और थैलिक एसिड पे ही खत्म कर देते थे। बस काम की चीज जो जीपीएस में मुझे दिमाग में आती है कि क्या याद रखना था, तो जीपीएस एक 1 डिग्री अमेन बनाने का बेहतरीन तरीका हुआ करता था, क्योंकि इसमें कोई साइड प्रोडक्ट एक्चुअली मिलता ही नहीं है। जो भी मिलता है वो वापस बार बार रिसाइकल होता रहे। अगर आपको थोड़ी बहुत भी मैकेनिज्म हल्की से दिमाग में रहती है तो वो ये कहता है कि सबसे पहले अमोनिया डालते हैं बाल्टी भर के, अमोनिया डाला और बाल्टी भर देने के बाद उसके बाद अपन आग भी लगा देते हैं तो पानी बाहर निकलता है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन आता है, बेस डालते हैं, हाइड्रोजन जाता है, नाइट्रोजन के सर का नेगेटिव चार्ज आरएक्स पार्ट थर्ड में डालते हैं। तो हाँ, ध्रुव सृष्टि अनीश कुमार ने ये बात लाजवाब बताई है कि सर SN2 होता है। SN2 से मुकाबला होने के बाद नेगेटिव चार्ज का अटैक, हाइड्रोजन खटेगा, आर्ज लगता है और जेफसी कंसेप्ट से हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आखिरकार अमीन तो बनता है, लेकिन कौन से डिग्री का बनता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 1 डिग्री अमीन बनता है। तो जीपीएस मेथड से आप 1 डिग्री अमीन ही बना सकते हैं। अगली रिएक्शन का सीक्वेंस करने से पहले जीपीएस पे हमने लास्ट क्लास में जाते जाते, जो कि कल ही था, आजकल चौधरी की मुलाकातें बढ़ गई हैं, तो 2 सवाल कर लिए थे। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। जीपीएस मेथड पे कुछ सवाल प्रैक्टिस कर रहे थे, 2 सवाल कर लिए थे और सवालों की बेला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखा जाए। आज का जो लेक्चर है वो सवाल से ही चालू हो रहा है। चलिए साहब, पहले मुझे बता दीजिएगा ए क्या बनेगा, और ए बनेगा तब मैं बी की तरफ चर्चा करूंगा। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा ए वाला रिएक्शन। सृष्टि जी का तो जवाब आ गया। निशांत कुमार मीणा ने भी खट से बोल दिया कि साहब एनएच से जब आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? एसिड बेस करेगा। एसिड बेस करेगा तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है या था, नाइट्रोजन निकलेगा। नाइट्रोजन के सर पे आपका नेगेटिव चार्ज, चौधरी ने ढांचा पहले से तैयार करके रखा, बस नेगेटिव बनाना है। ये बन गया ए वाला फोटो का तैयार कर दिया। अब ए से बी का सफर तय करने के लिए बोल रहा है ए वाला जो कंपाउंड आपने दिया है उसके ऊपर, एरो के ऊपर आपने कार्बन की लड़ है और COET, और इसी कार्बन पे एक हेलोजन भी अटैच है। निशांत कुमार मीणा से आपका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ा और उन्होंने बोला सब कार्बन और हेलोजन में ज्यादा ईएन किसकी है? गौरव कुमार साहब सही बात पढ़े हैं। कार्बन ब्रोमीन में ज्यादा ईएन, हेलोजन जब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा तो इस कार्बन के सर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। याद कीजिएगा साथियों, किसी जमाने में हमने एल्काइल हैलाइड चैप्टर इसी अंदाज में पढ़ा था। हाँ, ये कार्बन की लड़ पे एक हेलोजन है, एल्काइल हैलाइड है। और जब जब एल्काइल हैलाइड होता है तो एक अमीरजादे की भी तलाश होती है, क्योंकि SN1 हो या SN2 हो, आखिरकार उस एल्काइल हैलाइड पे अटैक करने के लिए अमीरजादा तो चाहिए ही चाहिए। क्या बीकर में अमीरजादा आपने पैदा कर लिया है क्या? हाँ, झील असाती ने बोल ही दिया कि सर नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज और वही नेगेटिव चार्ज का अटैक ब्रोमीन खटैक करके जाएगा। बस ये फोटो आपका कंपाउंड बी का आकार ले लेगा। तो कंपाउंड बी हम आपके लिए बना देते हैं। बी वाला कंपाउंड का जो फोटो बनेगा इधर साइड में खुला खुला बनाते हैं। बेंजीन का डब्बा, डब्बा बनाने के बाद ऊपर आएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ है नाइट्रोजन, फिर से C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन लगा हुआ है। और इस नाइट्रोजन पे आगे की तरफ देखेंगे तो इस नाइट्रोजन पे एक CH2 है और इसी CH2 पे COOET ये भी लगा हुआ है। और जब नाइट्रोजन ने कार्बन पे अटैक किया होगा तो ब्रोमीन है या था, ब्रोमीन है या था, ब्रोमीन निकल लिया भाई, ब्रोमीन निकल लिया। तो ये फोटो कंपाउंड बी का बन गया। हमें इंटरेस्ट थोड़ा और बनाना है। वो बी वाले कंपाउंड पे एसिडिक मीडियम में हमने
पानी डाल दिया है। ऋषि प्रदीप भांडे साहब ने बोल दिया है कि सर जब जब पानी आएगा और ऐसा फोटो दिखेगा अपना दिमाग बोलता है क्या लगाने का, जेसीबी डालने का, और जैसे जेसीबी डालेंगे तो जेसीबी कंसेप्ट है भाई। ये सच बोलूं तो ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन तो नहीं कहूंगा, लेकिन कंसेप्ट उसी राह पर दौड़ रहा है, उसी राह पर दौड़ रहा है। और जब जेसीबी कंसेप्ट लगाते हैं तो उम्मीद है आपको जीपीएस की लास्ट वाले स्टेप में हाइड्रोलिसिस कैसे करवाते थे पता है। हाँ साहब, कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होगा। कार्बन को क्या मिलेगा, मैं भूल गया एक्चुअली, कार्बन को क्या मिलेगा, एच या ओ एच। कार्बन को एच या ओ एच। साहब ने गलत जवाब दिया। तन्मय अग्रवाल सृष्टि जी सुलट गए। हाँ बाकी सबका ठीक आ रहा है। कार्बन के सर पे जनाब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो सृष्टि जी, तन्मय अग्रवाल साहब, कार्बन को क्या मिलेगा, पानी का एच मिलेगा या ओ एच। अरे पानी का एच मिले, हाँ पानी का ओ एच कार्बन को मिलेगा, और नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव है तो एच उसको मिलेगा। डेल्टा नेगेटिव को डेल्टा पॉजिटिव मिलता है, डेल्टा पॉजिटिव को डेल्टा नेगेटिव मिलता है। तन्मय अग्रवाल सृष्टि जी एक बार यस बोल दीजिएगा। हाँ ठीक है, तो इधर से इसको OH मिला, ऐसा हाइड्रोलिसिस ऊपर से भी होगा और ऐसा हाइड्रोलिसिस नीचे से भी होगा। OH और H मिला, बॉन्ड ऊपर से भी टूटा, बॉन्ड नीचे से भी टूटा। ला भाई फोटो बना लेते हैं, तो केक के फोटो बने हैं। तो एक इधर वाला बेंजीन का डब्बा, इस डब्बे पे ऊपर की साइड बना COOH, और नीचे की साइड भी बन गया आपका COOH। नाइट्रोजन को क्या नसीब हुआ साहब, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन नसीब हुआ, तो हाइड्रोजन बोले तो NH2 और इधर की साइड देखेंगे तो CH2, और ये कार्बन की लड़ पड़ी है। उम्मीद है ये हाइड्रोलिसिस फंडा समझ आ गया होगा। मैं ये फोटो बना के आंसर लिख के और खुशी से नाचने की कोशिश कर ही रहा था, तभी बोलता है यहाँ दो नहीं एक्चुअली तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये क्या कहर ढहा दिया है। मेरे हिसाब से तो बेंजीन का डब्बा COH है और इधर NH2CH2 और ये COET ऐसा बन गया। मेरा तो दो ही फोटो बन रहा है, लेकिन अनीस कुमार साहब के आखिरकार तीन बन गए और वेंस जैन साहब के भी बन गए हैं। इन्होंने बोला कि सर आपने हमें कार्बोक्सिलिक प्लस अल्कोहल उस रिएक्शन का फेमस नाम एस्टरिफिकेशन जो हुआ करता था, उसी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में अगर एस्टर पे पानी डाल दे तो सारी रिएक्शन वापस बैकवर्ड आ जाया करती थी। एस्टेरिफिकेशन का बैकवर्ड रिएक्शन, हाँ जनाब, ना केवल हाइड्रोलिसिस इस पार होगा बल्कि हाइड्रोलिसिस दुनिया के इस पार भी होगा, जिसमें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के रिवर्स में जाते हैं तो कार्बन को OH मिलता है और ETO को आपको H नसीब होगा। इसको मिलेगा साहब आपका H। एक हाइड्रोलिसिस का फंडा इस पार भी लगेगा। जब ये काम होगा तो एस्टेरिफिकेशन का रिवर्स वाला ही है, यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड OOH COH प्लस एक टुकड़ा आपका ETOH बन के तैयार हो गया। अब शायद, हाँ अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि तीन प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, तीन प्रोडक्ट मिल गया। तो ये जो सवाल की जान थी असली वाली, वो पहली जान थी कि आप वहां बिहार पर अटैक करवाएं, जो कि लास्ट क्लास में आइडिया दे चुके थे। दूसरी जो जान थी, जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएं तो इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि वैसा पानी तो डाला हुआ ना, तो पानी आजू में भी हाइड्रोलिसिस करेगा और बाजू में भी कर देगा। अब इनमें से C D और E किस किस को नाम दिया जाए। डी तो एक अल्कोहल है, मतलब डी तो लॉक हो गया, डी तो लॉक हो गया, यही आपका डी है। ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे NH2 और COOH हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे NH2 और COOH हो। झील असाती और आदित्य पाल साहब ने बोला साहब ऐसे कंपाउंड को अमीनो एसिड कहा जाता है। चौधरी ने ये बात आपको तब बताई थी जब वो आइसोमेरिज्म रिवाइज करवा रहा था। हाँ जी, तो बीच वाला अमीनो एसिड है, ये कंपाउंड ई होगा, और ये कंपाउंड ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ है वो कंपाउंड आपका सी हो जाएगा। तो CDE हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उम्मीद है सवाल खोपड़ी में जा चुका होगा। और बार राज की बात बताऊं तो रियलिटी में जब आप लेबोरेटरी में अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं ना, तो वो कुछ इसी मेथड से करते हैं। अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं तो वो कुछ इसी मेथड से करते हैं कि आप गैब्रियल थैलेमाइड वाले से SN2 करवाते हैं और बाद में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो ये अमीनो एसिड है। जो कंपाउंड सी है, हाँ साहब अमन कुमार जी, इसी का नाम थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड है। लेकिन उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, अंडरस्टूड समझ आ जाता है कि ये अल्कोहल है, ये अमीनो एसिड है, तो बचा हुआ जो सी है वो थैलिक एसिड ही होगा। समझ आया जी। तो ये हमारी पहली रिएक्शन थी, जीपीएस रिएक्शन, जिसपे दो तीन सवाल हमने लास्ट क्लास में किए, एक सवाल अभी कर लिया है। एक छोटा सा ज्ञान आपको देते हैं और जीपीएस पे पर्दा गिरा देते हैं। ज्ञान की बात सुनना चाहिए। जैसे जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं और आग लगाते हैं, तो याद कीजिएगा जीपीएस का ये पहला स्टेप हुआ करता था, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया।
ज्ञान आज छोटा सा ही है, वो यहीं पर दे देते हैं। कार्बोक्सिलिक प्लस अमोनिया जीपीएस का पहला मेथड, जिसमें कार्बोक्सिलिक का OH और अमोनिया का H पानी है या था। ध्रुव गोयल ने बोला पानी उड़ा दे भाई चौधरी, तो ला भाई पानी उड़ा दिया, तो ये आपका जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता था RC डबल बॉन्ड O और इस पे NH2 लग जाया करता था। कार्बोक्सिलिक का OH और अमोनिया का H, वो पानी बाहर निकलता था। एक्चुअली ये ज्ञान नहीं है, ये तो आपको आता है। ज्ञान जो है वो अब सुनिएगा, अगर इसमें आग लगाते हैं तभी पानी बाहर उड़ता है। अगर आपने यही सवाल दिया होता और इसमें आग ना लगी होती, यहां पर हीट मेंशन है, यहां पर हीट मेंशन नहीं है, तो रियलिटी में साथियों पानी नहीं उड़ता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड की तरह काम करता है और अमोनिया एक बेस की तरह काम करता है। एसिड वो होते हैं जो H प्लस रिलीज करते हैं, बेस होते हैं जो OH देते हैं, बेस वो भी होते हैं जो H प्लस झपट लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H प्लस छोड़ेगा, अमोनिया H प्लस झपट लेगा, O माइनस और NH+4 ये एक सोल्ट बना के तैयार कर लेगा। हाँ, अगर आपने आग लगाएंगे तभी पानी बाहर निकलेगा, आग नहीं लगाएंगे तो महज और महज एक एसिड बेस ही हो जाएगा। हाँ, अगर इसके बाद फर्दर आग लगा देते हैं, यहां आग लगा देते हैं, तब वापस वो पानी बाहर निकल के और आपका अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ज्ञान की बात यह है कि कार्बोक्सिलिक प्लस अमोनिया आप अमाइड तभी बनाएं जब एरो के ऊपर आग लगाया हो। अगर आग ना लगाए तो सिंपल एसिड बेस तक ही रुक जाएगा। आग लगाएगा तो एक्चुअली होता क्या है कि ये भी पानी जो हमने डब्बा मैकेनिज्म बनाया ना, ये पानी ऐसे निकलता नहीं है, पहले तो होती तो एसिड बेस ही है, होती तो एसिड बेस ही है, बस आग लगाते हैं तो यहां से पानी बाहर निकल के और फिर आपका अमाइड बन के तैयार होता है। समझ आया जी? ठीक है सर। तो ये एक नई चीज मैंने सीखी कि आग लगाएंगे तभी वो पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, मुझे बताइए क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? राजीव कुमार साहब कह रहे हैं सर इस सॉल्ट का नाम क्या होगा? तो राजीव कुमार साहब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट है, बस ऐसे ही इसका नाम बन के तैयार हो गया। हर्षवर्धन साहब ने बोला कि सर हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अमीन, और प्रिपरेशन ऑफ अमीन में कितने तरीके पढ़े हमने? सर एक ही तो पढ़ाया है गिबरियाल थैलेमाइड, और उसी पे सवाल कर रहे थे, सवालों के बहाने से चलते चलते ज्ञान भी दे दिया कि भाई आग लगाएंगे तभी पानी बाहर निकालना है। अब एक्चुअली प्रिपरेशन में आगे बढ़ने से पहले, दूसरे मेथड पे बढ़ने से पहले, हम आपके साथ एक जनरलाइज मेथड चर्चा करते हैं। नंबर 2 देने से पहले एक जनरलाइज मेथड पे चर्चा करते हैं। ये एक फाउंडेशन है, जनरल मेथड है अमीन बनाने का, ये इस पे चर्चा कर लेते हैं, और फिर नंबर 2 नंबर 3 जो भी आगे आएंगे वो इसी आधार का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ अमीन। और प्रिपरेशन ऑफ अमीन में पहला तरीका गैब्रियल थैलेमाइड पढ़ लिया है। दूसरा तरीका पढ़ने से पहले बेसिक फंडामेंटल्स थोड़े से मजबूत करते हैं। RCON3 की रिएक्शन, फंडामेंटल सुनना जी। RCON3 की रिएक्शन स्मॉल टेम्परेचर, लिखने को हीट लिखा है लेकिन ये रूम टेम्परेचर से जस्ट ऊपर 5-7 डिग्री होता है, और पार्ट 2 में आप पानी डाल देते हैं तो आखिरकार इसके साथ भी तबाही होती है, और ये भी आपका RNS2, मतलब ठीक वही जो जीपीएस वाला बनाता था, ये भी 1 डिग्री अमीन बनाता है, साथ ही CO2 गैस गुड़ गुड़ करके बीकर से बाहर निकल लेती है। मतलब लेकिन दिल में वो ख्याल तो आखिर आ ही गया कि आग और पानी डालने के बाद ये 1 डिग्री अमीन बना तो बना कैसे? तो चलिए दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं आपको। सबसे पहला काम है ये RC, और ये N3 क्या है सर? एन तो सुना, ये N3 क्या बोला है? तो पहले इस N3 को जूम करके दिखाते हैं, जूम करके दिखाते हैं। तो ये N3 एक्चुअली ऐसा दिखता है, RC डबल बॉन्ड O N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा N3 होता है। और इसमें भी अगर और गहराई से देखें तो इन पे जो चार्ज होते हैं जरा, वो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओवरऑल N3 जो है वो ओवरऑल चार्ज आपका 0 निकल के आया। ये N3 का फोटो है, ये N3 का फोटो है। ठीक है, इसको अगर छोटा करके लिखूं तो छोटा करके देखूं तो मुझे ऐसा एहसास होता है RC डबल बॉन्ड O, ये रहा साहब नाइट्रोजन, और इसी नाइट्रोजन पे एक N2 कनेक्टेड है। इनडायरेक्टली बोलूं तो इस N2 के सर पे पॉजिटिव चार्ज है और इस नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज है। एक ही चीज को अलग अलग अंदाज में मैंने जूम करके भी दिखा दिया और जूम इन करके भी दिखा दिया। हाँ साहब, ये N3 होता है, N3 में ये पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, ये फोटो बनने के बाद देखता रहा आगे क्या डालूं क्या ना डालूं, वो तो बाद की बात है, लेकिन N2 पॉजिटिव को देखते ही बताइएगा किन किन लोगों के दिल में हलचल हो जाती है। N2 पॉजिटिव, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म का पहला दिन। N2 पॉजिटिव, झील असाती और आयुष अग्रवाल साहब, चेतन सिंगल कहें कि हाँ सर, दुनिया में हमने 3 तरह के लिविंग ग्रुप पढ़े थे।
सबसे बेस्ट वाला जो अपने आप भागता है, OH2 पॉजिटिव और N2 पॉजिटिव। मॉडरेट वाले या तो लात मार के या कॉलर पकड़ के, और सबसे घटिया वाले अतिथि तुम कब जाओगे वाली कहानी आती थी। N2 पॉजिटिव देख के बताएगा उन तीनों में से कौन सा कैटेगरी होता था, सबसे बेस्ट वाला, मॉडरेट वाला या घटिया वाला। सबसे बेस्ट वाला। और भाई साहब लाजवाब बेस्ट लिविंग ग्रुप है N2 पॉजिटिव। वहां से इतना लाजवाब लिविंग ग्रुप है कि बिना कहे ही वहां से खटैक से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और फटैक से भाग जाता, अपने आप ही भागता है। लेकिन तभी कंपाउंड कहता है ठंड रख। आज तक जो N2 पॉजिटिव भागा करता था वो अक्सर कार्बन की लड़ से भागा करता था। आज जो N2 पॉजिटिव भाग रहा है, इसकी हिम्मत देखिएगा, ये नाइट्रोजन के ही पैसे छीन के भाग रहा है। ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से ही पैसे छीन के भाग रहा है। नाइट्रोजन बोलता है ठंड रख, दुनिया में इतने पंख ना फैला। आज जो चीज से भाग रहा है वो कार्बन नहीं, हम तुम्हारी बिरादरी के नाइट्रोजन ही है। और अगर हमसे पैसा लेके भागोगे तो हमारे सर पे भी तो गरीबी आएगी। ये एंटू कहता है ना ना, हम रुकने वालों में से नहीं है भाई साहब, क्योंकि हम दुनिया के बेस्ट लिविंग ग्रुप है। जाएंगे तो हम सही, क्योंकि हम दुनिया के बेस्ट लिविंग ग्रुप है। हमारे सर पे पॉजिटिव चार्ज है, हम भी ईएन के टेबल में फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद ईएन के बेताज बादशाह, और हमारे सर पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक हम भी नहीं झेल पाएंगे। तुम अपना रास्ता खुद तलाशो। जब नाइट्रोजन से N2 पॉजिटिव ने आंखें दिखा के निकलने का फैसला ले ही लिया था, तो फिर नाइट्रोजन कहता ना, ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले हमारा भला करके जाओ। इतनी लड़ाई में बाजू वाले कार्बन इनकी बातें सुनता, और कार्बन कहता है कि ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होता था, आज वैसे ही मैं अपने संदेशवाहक आर को तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं। ऐसा करने से हे बीच वाले नाइट्रोजन, तुम्हारा पेट भरा का भरा रह जाएगा। नाइट्रोजन कहता है ओ ऐसी बात है, तब अपने को चिंता वाली खबर नहीं, सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है जी, ध्यान से सुनना। N2 पॉजिटिव का बाहर निकलना, बीच वाले नाइट्रोजन का बिलखना, गरीबी से बिलखते बिलखते गुस्से में आग बबूला होना और अपनी आंखें दिखाना। आंखों की वजह से, क्रोध में होने से कार्बन के पास एक खौफ पैदा हो जाता, और कार्बन ठीक वैसे जैसे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में संदेशवाहक आर को भेजा करता था, वो आर को आज नाइट्रोजन की तरफ धीरे धीरे भेजने लगा। अब कार्बन बेचारा धीरे धीरे डर के मारे आर को माइग्रेट तो कर दिया, लेकिन क्या आपको एहसास हो रहा है कार्बन के सर पे थोड़ी देर बाद गरीबी आ जाएगी? हाँ बोलिए। अब कार्बन का हे दानदाता, मैंने अपना आर तुम्हारे क्रोध को देखकर तुम्हारी तरफ ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन मेरा भी तो भला कीजिएगा। नाइट्रोजन बोलता है चिंता ना कर, मेरे सर पे एक नेगेटिव चार्ज भी है, मेरे सर पे एक नेगेटिव चार्ज भी है। बोले तो मैं अपना चार्ज भी डिस्पर्स करूंगा, तू तो मुझे आर दे दे, और धीरे धीरे मैं अपना चार्ज भी डिस्पर्स करना शुरू करूंगा। सारी कहानी की तरह जो चीजें अलग अलग टुकड़ों में आपको बताई हैं साथियों, सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है। दोबारा सुनेंगे, शुरू से पूरी बात दोबारा सुनेंगे। N3 को हमने जूम किया, N माइनस और N2 पॉजिटिव दुनिया का बेस लिविंग ग्रुप था। जैसे बेस लिविंग ग्रुप है वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बेस लिविंग ग्रुप जैसे जैसे बाहर निकल रहा होता है, नाइट्रोजन कहता है कि हमारे सर से पैसा लेके भाग रहा है, हमारे सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हमारा भी भला होना चाहिए ना। N2 पॉजिटिव कहता है हम दुनिया के बेस लिविंग ग्रुप, हम तो जाएंगे जाएंगे। अगर ऐसा करता है तो बीच वाला नाइट्रोजन गुस्सा आ जाता है। उसके गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से कार्बन अपने आर ग्रुप को ठीक वैसे ही माइग्रेट करता है जैसे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में होता था। N2 पॉजिटिव का निकलना, नाइट्रोजन का बिलखना, बिलखते हुए गुस्से में तब्दील होना, अपना गुस्सा कार्बन की तरफ दिखाना, कार्बन का आर ग्रुप का माइग्रेट करना, कार्बन की गरीबी को नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई करना, सब कुछ साइमल्टेनियसली। हाँ जनाब, ये कार्बन और नाइट्रोजन ने डील कर ली थी। कार्बन के साथ नाइट्रोजन ने डील की कि इस हाथ से आर को मेरी तरफ आन दे, इस हाथ से आर को मेरी तरफ आन दे, तेरा पेट भरने के लिए मेरे सर पे नेगेटिव चार्ज है, इस हाथ से आर आन दे, इस हाथ से नेगेटिव जान दे। साहब ये सारा खेल साइमल्टेनियसली होगा, होने के बाद जो फोटो बन के तैयार होगा वो हम आपको दिखाते हैं। N2 पॉजिटिव यहां से बाहर भाग चुका होगा, आर ग्रुप जब माइग्रेट करेगा तो आर एन पे कनेक्टेड हो गया, ये रहा साहब आर जो है वो एन पे कनेक्टेड हो गया है। एन ने अपना नेगेटिव चार्ज दिया, एन के साथ कार्बन का एक नया डबल
डबल बॉन्ड, एन सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड वो पहले से मौजूद था, एक फोटो बन के तैयार हुआ। इतनी लंबी कहानी जो आपको सुनाई है, N2 पॉजिटिव का निकलना, आर ग्रुप का माइग्रेट करना, कार्बन के साथ डील करते हुए और नेगेटिव चार्ज का साइमल्टेनियसली वापस लौटाना, इस रीअरेंजमेंट का नाम होता है जी वोल्फ रीअरेंजमेंट, भेड़िए वाला रीअरेंजमेंट। ये वोल्फ रीअरेंजमेंट सब कुछ साइमल्टेनियसली, हालांकि इस रीअरेंजमेंट को करवाने के लिए आपको हल्के से स्लाइट टेम्परेचर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा आग की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर आपको स्लाइट टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। बहुत बेहतरीन वाला भेड़िए वाला रीअरेंजमेंट हो जाता है। ये जो फाइनल आपका रीअरेंजमेंट बनने के बाद जो कंपाउंड बनता है, इसका नाम होता है जी एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट पे आप पार्ट 2 में आप पानी डालेंगे। पानी डालने के लिए अब सफर आसान है, जब पानी डालेंगे तो वही जैसे भी कंसेप्ट लगाएंगे साहब, कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्ड में पोलैरिटी है क्या? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में पोलैरिटी है क्या? हाँ साहब, अगर पोलैरिटी है तो इस पे है डेल्टा नेगेटिव, इस पे है डेल्टा पॉजिटिव। अगर पानी आएगा तो पानी OH अपना नाइट्रोजन को देगा, और सॉरी उल्टा बोल गया है साहब, वो जो डेल्टा पॉजिटिव है तो OH मिलेगा कार्बन को, H मिलेगा नाइट्रोजन को, OH मिलेगा कार्बन को, H मिलेगा नाइट्रोजन को, बॉन्ड है या थे बिगड़ जाएंगे। बोले तो नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन नसीब हो गए, ये रहे साहब नाइट्रोजन के सर पे 2 हाइड्रोजन लग के तैयार हो गया। अच्छा, इधर से कार्बन के हालत देखिएगा, सी डबल बॉन्ड तो पहले से मौजूद है और इधर से आपने 2 OH लगाए, एक कार्बन के सर पे 2 OH। अनस्टेबल या स्टेबल है? अनस्टेबल हो गया। अगर अनस्टेबल हो गया तो एक कार्बन के सर पे 2 OH, पानी है या था? पानी निकलेगा। पानी निकलेगा तो ये CO2 गैस गुड़-गुड़ करके बाहर निकल जाएगी। बताइएगा साहब क्या पढ़ रहे थे हम? टॉपिक क्या था हमारा? आमीन प्रिपरेशन। और देख के बताइएगा क्या आखिरकार हमने आमीन बना लिया है क्या? हाँ सर, बना लिया। तो ये एक जनरलाइज मेथड था जिसका नाम होता है वोल्फ रीअरेंजमेंट। उस वोल्फ रीअरेंजमेंट के फंडामेंटल्स को अगर हम मजबूत कर लें तो हमारे अमीन का बनना तय हो जाता है। वोल्फ रीअरेंजमेंट के फंडामेंटल्स को भी देखेंगे तो मैं बोलूंगा साथियों इस रिएक्शन को रटिएगा मत, वोल्फ रीअरेंजमेंट की जो कंडीशन है उसको महसूस कीजिएगा। क्यों होता है वोल्फ रीअरेंजमेंट, ये शुरुआत कहां से हुई थी, इस वोल्फ रीअरेंजमेंट की कहानी शुरुआत कहां से हुई थी? सबसे पहली जो शुरुआत थी, क्या कोई बता सकता है ये वोल्फ रीअरेंजमेंट हो ही क्यों रहा था? इनिशिएट कहां से हुआ था? हाँ, तेजस्वा गुप्ता ने, अर्पित कुमार ने बोला सर ये N2 पॉजिटिव है ना, इसने खुराफात किया, ये एक लिविंग ग्रुप की तरह है। जब ये लिविंग ग्रुप की तरह निकल रहा था तो बेचारे नाइट्रोजन गुस्सा गया, और गुस्सा गया, पहले गरीब गरीब बिलख रहा था, फिर गुस्सा गया और अपना गुस्सा कार्बन को दिखाता है, कार्बन के साथ डील करता है कि इस हाथ से आन दे, इस हाथ से जान दे। जब ये सारा खेल साइमल्टेनियसली होता है तो इस रीअरेंजमेंट का नाम है वोल्फ रीअरेंजमेंट होता है। मैं कहानी को जनरलाइज कर रहा हूँ, वोल्फ रीअरेंजमेंट की जनरलाइज कहानी को देखा जाए तो मैं कहूंगा कि साहब एक ही नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो, एक ही नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और उसी नाइट्रोजन पे अगर आपका लिविंग ग्रुप भी मौजूद हो, आज N2 पॉजिटिव है, कल को कोई और भी हो सकता है। कहानी को जनरलाइज बना रहा हूं सा, नाइट्रोजन के सर पे ही नेगेटिव चार्ज और उसी नाइट्रोजन के सर पे अगर लिविंग ग्रुप मौजूद होता है तो कहानी कैसे आगे बढ़ती है? लिविंग ग्रुप का निकलना, लिविंग ग्रुप का निकलना, गरीबी से नाइट्रोजन का बिलखना, बिलखते बिलखते गुस्सा हो जाना, अपना गुस्सा कार्बन को दिखाना, कार्बन दया भरी निगाहों से आर ग्रुप का माइग्रेट करना, नाइट्रोजन का कार्बन के साथ डील करना कि चिंता मत करना भाई कार्बन, क्योंकि इस हाथ से आर आन दे तो इस हाथ से नेगेटिव जान दे। सब कुछ साइमल्टेनियसली होते हुए जो एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनता है, इसी अरेंजमेंट का नाम होता है जी वोल्फ रीअरेंजमेंट। हाँ जनाब, अब मेरे को पिक्चर क्लियर हो गया है। नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डील करके आखिरकार वोल्फ अरेंजमेंट को अंजाम तक पहुंचा दिया है। ठीक है जी, तो ये वोल्फ अरेंजमेंट हो गया। अब इस वोल्फ अरेंजमेंट पे क्या क्या रिएक्शन हम पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि फंडामेंटल तरीका है, फंडामेंटल तरीका। अब इसका इस्तेमाल किन किन साइंटिस्ट लोगों ने किया है, तो हमने एक तरीका पढ़ा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस अमीन बनाने का, अब पढ़ रहे हैं दूसरा तरीका। नंबर 2 डाल रहे हैं साहब कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन क्या करता है? कर्टियस RCOCl, पीछे वाले को नंबर नहीं दिया रे भाई, वोल्फ अरेंजमेंट को कोई नंबर नहीं दिया, एक जनरलाइज मेथड था, जनरलाइज फंडामेंटल था, इसको बस एक कंसेप्ट की तरह सीखा है। नंबर 2 अब आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ अमीन में कर्टियस। RCOCl की रिएक्शन Na3 के साथ, Na3 को देखा जाए तो Na3 और पार्ट 2 में हीट के साथ पानी डाल दिया तो RNS2 कैसे बनता है देखिएगा, एक ही झटके में खत्म हो जाएगी साहब। Na3 होगा तो Na3 पता नहीं सर बाकी का तो, लेकिन NaS ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर NaS ब्लॉक का एलिमेंट है तो बाकी कुछ का आइडिया नहीं है, लेकिन S ब्लॉक का एलिमेंट कोवेलेंट या आयोनिक, कोवेलेंट या आयोनिक, आयोनिक बनाएगा। आयोनिक बनाएगा तो इसका मतलब वहां पर Na प्लस रहा होगा और N3 माइनस रहा होगा। इधर से देख के बताइएगा कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा ईएन, आप खुद बनाएंगे, मैकेनिज्म देखना आप खुद बनाएंगे। कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा ईएन का ऑक्सीजन की, तो कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव पैसा मांग रहा होगा, कहीं पैसा है क्या आजू बाजू?
देख के बताइए कहीं 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 है क्या पैसा? अरे हाँ सर, N3 माइनस ध्रुव ने बोला N3 माइनस का अटैक अटैक ध्यान से सुनना अटैक इधर से हुआ ओपन क्लोज और क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप अटैक करके बाहर निकला। जब ये काम होगा वाया SNAE मैकेनिज्म कह सकता हूँ साहब, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन ओपन क्लोज और फाइनली एलिमिनेशन होके सब्स्टिट्यूशन हो गया है आर सी डबल बॉन्ड ओ, वहां से Cl जा चुका है, N3 उसके सर पे जुड़ चुका है, RCON3 ऐसा बन के तैयार हुआ। Cl है या था, Cl निकल लिया। एक्चुअली सच बोलो तो ये Na प्लस और वो जो Cl माइनस है वो NaCl बना के अपनी दुनिया सजा चुके हैं। अब RCON3 पार्ट 2 में उन्होंने हल्का सा स्लाइड टेम्परेचर और पानी दिया गया है साहब। RCON3 स्लाइड टेम्परेचर और पानी को देखते तुम्हारे दिल में कुछ हलचल होती है तो हलचल को मुझ तक महसूस करवा सकते हो क्या? बताइएगा साहब। RCON3 देखा देखा लग रहा है कि अरे भाई अरे सर, कर्टियस सुगले ने तो लग रहा कुछ काम ही नहीं किया, भेड़िए का चुरा लिया है, वोल्फा का चुरा लिया। RCON3 तो पीछे वाला ही मेथड है सर, स्लाइड टेम्परेचर और पानी डालेंगे तो चलते चलते आखिरकार हम RnH2 पे पहुंच ही जाएंगे। हाँ जनाब, 1 डिग्री अमीन का निर्माण हो गया। मतलब कर्टियस सुगला जो साइंटिस्ट था, विलायती साइंटिस्ट, अमेरिकन जो साइंटिस्ट था, उसने कुछ भी नया नहीं किया। बेडिये ने जो काम किया उसी को कॉपी पेस्ट मारा, बस हल्का सा रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बेडिये बोलता है ये हमारा कंसेप्ट है RCON3, ये बोला RCON3 नहीं लेंगे, नया कुछ कर देंगे, RCON3 बना लिया और फिर अपने नाम पे नया पेटेंट दे मारा। बोले तो कर्टियस जितनी चोरी कर रहा था, इसकी लेबोरेटरी में काम करने वाला इसी का एक बालक जो था, उसका नाम था स्मिडिट। कर्टियस का चेला था तो चोर का चेला चोरी निकला सुगला। तो स्मिडिट ने भी कुछ नया नहीं किया था, वो कर्टियस का ही काम स्मिडिट भी वैसा ही कर रहा है। हाँ जनाब सृष्टि जी सही कह रहे हो, CO2 गैस गुड़गुड़ करके बाहर निकल जाएगा, लेकिन हम फिलहाल साइड प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस था अमीन का प्रिपरेशन, जो कि 1 डिग्री अमीन अपना बन के तैयार हो गया है। ठीक है जी, तो जो कर्टियस का चेला था, उसी का शिष्य था, उसी की लेबोरेटरी में काम करने वाला स्मिडिट वो क्या बोल रहा है, हमारे गुरुजी ने RCOCl लिया, हम क्या करेंगे RCOH लेंगे, हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, हमारे गुरुजी ने Na3 लिया, हम HN3 ले लेंगे। अब क्या करेगा HN3, तो HN3 फिर से टूटेगा, किसमें टूटेगा भाई साहब, H प्लस और N3 माइनस में। RCOH के साथ आप HN3 की रिएक्शन करवाएंगे, HN3 ने आपको H प्लस दिया, H प्लस देगा तो H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, H प्लस जाएगा पानी लेके आएगा, H प्लस भिड़ा ले पानी उड़ा ले पानी उड़ेगा तो कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब कार्बन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मुझे बताइएगा HN3 ने आपको H प्लस दिया होगा तो साथ में कुछ और भी दिया होगा, बताइएगा। HN3 ने जब H प्लस दिया होगा तो साथ में हाँ, शिवानी कुमारी जी ने बता दिया कि सर N3 माइनस तो H प्लस जाएगा, पानी लेके आएगा, पानी लेके आएगा तो बेचारे कार्बन का भला वही N3 माइनस ही करेगा। एक बार जब आपने N3 का अटैक करवा दिया तो RC डबल बॉन्ड O और इसी के सर पे ताजा ताजा आपका N3 लग गया। ले देखा रहा टुकुर टुकुर और मन में हिलोरे आ गई है। RCON3 आ गया, हल्का सा टेम्परेचर और पानी दे रखा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता साहब, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ऊपर, और आगे पानी दिया, टुकुर 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 के करना रहा रहा गुरुजी। गुरुजी ने जैसे चोरी किया, चेले ने भी वही चोरी किया। बोले तो आखिरकार धीरे धीरे वही, बोले तो वोल्फ रेजमेंट वाला कहानी उड़ाते उड़ाते के बना देना रहे 1 डिग्री अमीन एज इट इज। मतलब कर्टियस भी चोर था, स्मिथ भी चोर था, दोनों चोरों ने 1 डिग्री अमीन बनाने का वोल्फ रिएजमेंट का एक कंसेप्ट चुरा लिया, बस अलग अलग अंदाज से रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया और बोलता ये मेरा है, ये मेरा है। मतलब सच बोलूं तो 2 नंबर और 3 नंबर नाम की जो रिएक्शन है वो कहने की रिएक्शन है, एक्चुअली जो फंडामेंटल्स है वो तो कहाँ है, एक्चुअल जो फंडामेंटल्स है वो कहाँ है जी, वोल्फ रिएजमेंट में, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वोल्फ रिएजमेंट का बेसिक फंडामेंटल मेरे को ये समझ आया कि RCON3 समझ ले, या इसको और जनरलाइज कर ले कि फ्यूचर में मैं इसे कहां पे भी लगा सकता हूं, वोल्फ रिएजमेंट कहां कहां इस्तेमाल कर सकता हूं इन फ्यूचर, जब भी कभी आएगा। तो मैंने इसको इस अंदाज में पकड़ा कि नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज हो और उसी नाइट्रोजन पे अगर लिविंग ग्रुप होता हो तो जो खुशबू आती है वो वोल्फ रिएजमेंट की खुशबू आती है। लिविंग ग्रुप होगा तो लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, नाइट्रोजन का बिलखना, बिलखते हुए नाइट्रोजन का क्रोधित हो जाना, और उसी क्रोध में कार्बन के साथ एक डील कर लेना कि आर ग्रुप को माइग्रेट कीजिएगा और नेगेटिव चार्ज को जान दीजिएगा, इस हाथ से आन दे, इस हाथ से जान दो, और लिविंग ग्रुप का निकलना, सब कुछ साइमल्टेनियसली होता। तो जो रिएजमेंट है मेरी भीनी भीनी खुशबू देता, उसका नाम होता जी वोल्फ रिएजमेंट। बस ये काम जनरलाइज पढ़ लिया तो कर्टियस और स्मिथ तो अब एक एक झटके का काम हो जाता है। ठीक है सर, जब कर्टियस स्मिथ पढ़ लिया तो काम की चीज बता दीजिएगा, फिर कर्टियस स्मिथ दिमाग में क्या रखना है। देखो
कर्टियस और स्मिथ हो, एक चीज तो कंफर्म है कि दोनों में सेम ही बनता है। क्या बनता है? 1 डिग्री अमीन। अब इसको दिमाग में भी तो रखना है थोड़ा बहुत। कर्टियस स्मिथ को सर दिमाग में कैसे रखेंगे? सर दोनों में ही 1 डिग्री अमीन बनता है। दोनों ही शुक्ल ने वोल्फ को ही उठाया। लेकिन मैं भूल गया सर, एक कर्टियस था, एक स्मिथ था, कौन सा किधर था? तो कर्टियस का स्पेलिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है? कर्टियस का स्पेलिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है? सी से। तो इसमें जो है वो सीएल वाला है, सीएल वाला है, सी वाला है तो सीएल वाला कर्टियस है। इसका मतलब दूसरा वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है वो स्मिथ वाला है। अब नहीं भूलेंगे सर, एक में सीओसीएल था और एक में कार्बोक्सिलिक था, लेकिन ये भूला कि कौन सा सीएल वाला था कौन सा कार्बोक्सिलिक था। बाद में पता चला कर्टियस, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सीएल वाला कर्टियस वाला था, तो ऑटोमेटिकली कार्बोक्सिलिक वाला दूसरा वाला अपना स्प्लिट हो गया। आ गया ना देसी नुस्खा खोपड़ी में। चलो भाई यही मैंने सोचा था। आयुष माथुर ने बोला सर यही मैंने सोचा था। तो वोल्फ अरेंजमेंट एक बड़ी धांसू चीज है, बड़ा बेसिक फंडामेंटल है और अक्सर काम आ जाया करता है। एक और राज की बात बताऊं क्या? कहो तो बताएंगे। एक्चुअली जो प्रिपरेशन ऑफ अमीन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला वाला गैब्रियल थेलेमाइड था, दूसरा मेथड पे बढ़ने से पहले आपने फंडामेंटल वोल्फ अरेंजमेंट को मजबूत किया। इस वोल्फ अरेंजमेंट पे जो रिएक्शन हमने पढ़ी है जिसका नाम कर्टियस और स्मिथ था, इनसे ज्यादा धांसू लाजवाब रिएक्शन जिसने वोल्फ अरेंजमेंट के फंडामेंटल्स को फिर से इस्तेमाल किया, तीसरे के बाद चौथा रिएक्शन नाम है जी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। एक्चुअली दूसरा और तीसरा कर्टियस और स्मिथ तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जनाब, लेकिन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हाँ इस्तेमाल इसने भी वोल्फ अरेंजमेंट का ही किया था। एनी हाउ बीच रहा मैकेनिज्म में। सवाल जो आगे बढ़ेंगे और मैकेनिज्म जो आगे बढ़ेगी उससे पहले हेडिंग पे लगे हुए तारे इस बात के गवाह हैं कि रिएक्शन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जेई मेंस देखें या बोर्ड देखें, बड़ी दासू रिएक्शन है। क्योंकि रिएक्शन पे एक तारा, दो तारा नहीं, तीन तारा नहीं, कितना तारा लगा है रे बेड़ू? 5 तारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख बेड़ू भाई, कर्टियस भूल जाए गुनाह नहीं मानेंगे, कर्टियस भूल जाए, स्मिथ भूल जाए पाप नहीं मानेंगे, लेकिन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन को भूलना महापाप कहलाएगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी। इतनी इंपॉर्टेंट है सर, तो फिर कर देते हैं ना इसका शुरुआत। हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन। पहला वाला जीपीएस मेथड था, दूसरा फंडामेंटल मजबूत करने के बाद कर्टियस बाबा आए, कर्टियस का चेला स्मिथ, दोनों चोर चोर आए। चौथा मेथड है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है चलिए चर्चा करते हैं। 5 से 5.5 मिनट चौधरी का, फिर वक्त 13 चालू होता है। ध्यान से सुनना जी। RCONS2 लोग इसे अमाइड कहा करते हैं। अमाइड की रिएक्शन पार्ट 1 में आपने NaOH प्लस Br2 के साथ किया गया। NaOH प्लस Br2 को ये वही जो हेलो फॉर्म में अक्सर इस्तेमाल किया करते थे, इसे इनऑर्गेनिक के लोग NaOBr भी लिख दिया करते हैं। NaOH प्लस Br2 NaOBr। पार्ट 2 में हल्का सा टेम्परेचर और पानी दे दिया गया होता है। तो फाइनली होता क्या है पता है? बाकी मैकेनिज्म का तो आइडिया नहीं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करूं तो वो बड़ी आसानी से समझ जाता है। बीच वाले सी डबल बॉन्ड को उड़ा ले, सिर्फ अमाइड का बीच वाला सी डबल बॉन्ड उड़ा ले और बाकी कंपाउंड एज इट इज चिपका ले। RCONS2 से सी डबल बॉन्ड उड़ाया तो बचा हुआ कंपाउंड RNS2 धर दिया। ऐसा रिएक्टेंट अमाइड हुआ करता था। फाइनल प्रोडक्ट अमीन हो रहा है। अच्छा, अमीन में भी कौन सी डिग्री का अमीन बन रहा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 1 डिग्री, हाँ 1 डिग्री अमीन बन के तैयार। बाकी कुछ का आइडिया नहीं, लेकिन इतना सोचा जा सकता है कि अगर रिएक्टेंट में n कार्बन रहा होगा तो प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो गया है। कह सकता हूं अगर यहाँ n कार्बन रहा होगा तो यहाँ पर n-1 कार्बन रहा होगा। अमाइड से अमाइड की रिएक्शन बेस प्लस Br2 के साथ, NaOH प्लस Br2 के साथ पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हल्का सा टेम्परेचर और हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपका 1 डिग्री अमीन बन के तैयार होता है। कार्बन की संख्या में कमी हो जाती है, डिग्रेड हो जाता है। हॉफमैन नाम के साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को अंजाम तक पहुंचाया। डिग्रेडेशन मतलब कमी होना, कम होना, कमजोर होना। तो कार्बन की संख्या 1 से कम हो गई है। हॉफमैन ने इस्तेमाल किया, ब्रोमीन का इस्तेमाल किया गया, तो रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड। कम हुआ है कार्बन की संख्या तो रिएक्शन का नाम हुआ हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। लेकिन हलचल तेज हो चुकी होंगी अब तक कि आखिरकार ये ब्रोमाइड आपका अमाइड है, इसमें बीच वाला सी डबल बॉन्ड गायब हुआ तो हुआ कैसे? गायब हुआ तो हुआ कैसे? तो चलिए साहब, चूंकि रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी तो उम्मीद है ये तो कॉमन सेंस काम कर रहा होगा कि इसका मैकेनिज्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा होगा।
तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और काम का है, काम का है, इशारा पहले ही कर देते हैं। मैकेनिज्म में आगे बढ़ने से पहले साथियों मैं आपसे थोड़ी-सी उम्मीद, थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन ये पाल रहा हूँ कि क्या आपको किसी ज़माने में हेलोफोर्म रिएक्शन पढ़ाया था, उसका हल्का-फुल्का आइडिया है क्या? क्योंकि उसकी थोड़ी-सी ज़रूरत पड़ेगी। और आइडिया इसलिए माँगता हूँ क्योंकि आज मैं ठीक वही रिएजेंट में इस्तेमाल कर रहा हूँ जो हेलोफोर्म में किया करता था, बेस प्लस X2। बस X2 में आज Br2 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है सर, हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ा था, थोड़ा-थोड़ा याद है, बाकी चौधरी के कंधों पे डाल देते हैं, चौधरी अपने आप याद दिलवाएगा, तो ला भाई याद दिलवाते हैं। सबसे पहले आपने आज यहाँ पर RCONS2 का इस्तेमाल किया है और RnCONS2 के साथ सबसे पहले बीकर में आपने NaOH डाला है। सर RCONS2 के साथ NaOH क्या रिएक्शन करेगा? मुझे कोई आइडिया नहीं। और जब कुछ भी आइडिया नहीं होता हो तो NaOH बचपन से एक काम तो ज़रूर सीखा है, किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। अगर NaOH बेस की तरह काम करेगा तो भांडे साहब, सिंघल साहब बताइएगा अमाइड के पास कहीं कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? अरे कहीं है क्या? हाँ, सर ये रहा ना एसिडिक हाइड्रोजन तो बस बाकी कुछ हो ना हो एसिड बेस दुनिया में सबसे फास्ट होती हैं। बिना दिमाग लगाए खटाक से एसिड बेस कर दीजिएगा। एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, बेस होते हैं जो OH देते हैं। इसका H, इसका OH पानी निकल लिया तो फोटो बन के तैयार हुआ RCONH-। ठीक वैसे जैसे हेलोफोर्म रिएक्शन में थोड़ी देर के बाद आप ड्रॉप बाय ड्रॉप बीकर में X2 ऐड किया करते थे, ऐसे ही आज यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप आप वहां पर बीकर में Br2 ऐड करना शुरू कर देंगे। यानी कि RCONH- बनने के बाद बीकर में Br2 मौजूद है। कहा जाता है कि हर बॉन्डिंग का एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बैठा होगा, यानी कि नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज का ABMO में अटैक, हर बॉन्डिंग का एक ABMO होगा, नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज का ABMO में अटैक, ब्रोमीन कटैक करके निकल लेगा, बढ़ के जैसे निकलेगा तो अगला फोटो आपका ऐसा बन के तैयार होगा RC डबल बॉन्ड ONH और उसके सर पे ताजा ताजा Br लग गया है। जैसा कि हेलोफोर्म रिएक्शन में साथियों बेस आपका एक्सिस में लिया करते थे, वैसे ही आज वाली रिएक्शन में भी बेस हम लोग बाल्टी भर के डालते हैं, लेकिन यहां सीमाएं हैं। वहां बेस एक्सिस में लेते थे, वहां X2 भी एक्सिस में लेते थे। यहाँ बेस तो एक्सिस में लिया गया है लेकिन X2 एक ही इक्विवेलेंट लिया जाता है जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है। Br2 का महज और महज एक ही इक्विवेलेंट लिया गया था जो कि ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है। रिएक्शन कंडीशन ही कुछ इस तरह ली जाती है कि बेस बाल्टी भर के लिया लेकिन X2 एक ही इक्विवेलेंट लिया गया। ओ ये बात है। अगर बेस एक्सिस में लिया तो क्या आपको एहसास हो रहा है बीकर में बेस अभी भी मौजूद है? अगर बीकर में अभी भी बेस मौजूद है तो इस कंपाउंड को देख के बताइएगा क्या इसमें अभी भी कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? हाँ सर है। नाइट्रोजन के सर पे एक एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, यानी कि क्या एक बार फिर से सफर एसिड बेस की राह पे ही निकल पड़ेगा क्या? बिल्कुल निकलना पड़ेगा। तो OH- जाएगा, फिर से एसिडिक हाइड्रोजन खाएगा तो नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। बन गया है। इसके बाद ध्यान रहे अब बीकर में Br2 नहीं है। अब बीकर में Br2 नहीं है क्योंकि हमने गिन के Br2 1:1 में ही डाला गया था। इसको मैं बस देखता रहा। Br2 नहीं है मतलब अब ये Br पे तो अटैक नहीं करेगा। टुकुर 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 इसे देखता रहा सर अब क्या करूं? आपने तो बीकर में बेस और X2 डाले थे, वो तो अब बेस का इस्तेमाल हो गया और Br2 बीकर में है नहीं, तो अब क्या करूं? वंश जैन साहब, अनीश कुमार, इन सब का पुलकित का दिमाग तो चल रहा है कि सर एक ही नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज और उसी नाइट्रोजन के सर पे अगर कोई लिविंग ग्रुप मौजूद होता हो। हाँ जी, फंडामेंटल कहता है कि हेलोजन एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। अगर एक ही कंपाउंड में नाइट्रोजन के सर पे ही नेगेटिव चार्ज और उसी के सर पे अगर कोई लिविंग ग्रुप मौजूद होता हो तो किसी रीअरेंजमेंट की भिन्नी भिन्नी खुशबू आई रहे। बोले तो रीअरेंजमेंट का नाम, हाँ भेड़िया वाला अभी जो पढ़ा के ऐसा नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज, उसी के सर पे लिविंग ग्रुप हो तो लिविंग ग्रुप का निकलना, नाइट्रोजन का पंख फड़फड़ाना क्योंकि गरीबी हो रही है तो नाइट्रोजन का कार्बन के साथ डील करना, इस हाथ से ऑन दे, इस हाथ से जान दे, सब कुछ साइमल्टेनियसली। तो रिएजमेंट का नाम क्या होगा रे बेड़ू भाई? वोल्फ रिएजमेंट, भेड़िया वाला रिएजमेंट। अच्छा, इसमें थोड़ी सी लाजवाब चीज होती है, अक्सर रिएक्शन कंडीशन में कहीं लिखा नहीं होता है।
बट जब भी हम ये रिएक्शन करवाते हैं, जब भेड़िए वाला अरेंजमेंट करवा रहे थे तो N2 पॉजिटिव दुनिया का बेस्ट लिविंग ग्रुप था, अपने आप बाहर भाग जाता था। आज जो हेलोजन है, याद कीजिएगा साथियों, ये बेस्ट नहीं होता, ये मॉडरेट वाला होता, अपने आप नहीं जाता, किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। अगर रिएक्शन कंडीशन में हल्के से टेम्परेचर सप्लाई से ये चला गया तो अच्छी बात, अगर नहीं जाता तो हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, एक्चुअली हम वहां पर Ag प्लस ऐड करना शुरू कर देते हैं। बीकर में हम Ag2O साथ में डाला करते हैं, स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम लोग Ag2O साथ में डाल दिया करते हैं। देखिएगा, अगर आपने आग लगाई और Br वहां से बॉन्ड टूट जाता है तो अच्छी बात है, और अगर हमने ऑब्जर्व किया कि रिएक्शन आगे बढ़ नहीं पा रही है तो लेबोरेटरी में हम खुद से ही थोड़ा थोड़ा Ag2O डालेंगे। अगर आपने Ag2O डाला तो क्या आपने बीकर में Ag प्लस डाल दिया है, और अगर Ag प्लस डाल दिया तो ये तो वही होता था रे, हेलोजन को जो जड़ समेत उखाड़ के बाहर ले आता था। हाँ, तो इस लिविंग ग्रुप को बाहर खींचने का इंतजाम हम रिएक्शन के दौरान कर देते हैं। ऐसा होगा तो वोल्फ एलिमेंट आप अभी अभी पढ़ गए हैं, लिविंग ग्रुप का निकलना, आर ग्रुप का माइग्रेट करना और नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्स होना, सब कुछ साइमल्टेनियसली। आर नाइट्रोजन के सर पे आ चुका है, चार्ज डिस्पर्स होगा, सी डबल बॉन्ड हो, लिविंग ग्रुप है या था, अरे है या था, एजी लेके निकल लिया भाई, एजी लेके निकल लिया। ये फोटो तो अब देखा देखा लग रहा होगा, इस फोटो का नाम होता है एल्काइल, मैं भूल गया भाई सर, फोटो तो देखा देखा था, इस इंटरमीडिएट का नाम क्या था रे, बताया रे, अब मैं देखना चाहता हूँ कौन बता पाता है इस फोटो का नाम, हाँ, एल्काइल आइसोसाइनेट नाम होता है। एल्काइल क्यों बोला है, क्योंकि आर है और एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, इसका पूरा नाम होता है एल्काइल आइसोसाइनेट। हाँ साथियों, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अक्सर सवाल में पूछ लिया जाता है कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन की मैकेनिज्म में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, और ये आपको ऑप्शन में दे देगा एल्काइल आइसोसाइनेट। तो भाई इसका नाम पता होगा, फोटो पता होगा, तभी तो जवाब दे पाएगा। हाँ ठीक है। अब जैसा कि पार्ट 2 में आपको बोला गया है कि पार्ट 2 में आप हीट तो देते हैं जो कि वोल्फ अरेंजमेंट में मदद करेगा, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी वहां मौजूद होता है। अगर पानी वहां मौजूद होता हो तो उम्मीद है आगे का सफर आपने मेरे बताने से पहले ही सोच लिया होगा। हाँ बोलिएगा, क्या करने का, जेसीबी लगाने का चौधरी का, इसको OH, इसको H, इसको OH, इसको H, बॉन्ड है या थे बिखर जाएंगे, नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन और उधर से CO2 गैस उड़ उड़ करके निकल लेगी साहब। एल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस किया, आखिरकार मुझे RNS2 कौन सी डिग्री का अमीन बना है, अरे बताओ ना भाई, कौन सी डिग्री का अमीन बना है, 1 डिग्री अमीन। हाँ जनाब, लाजवाब रिएक्शन, और जिसकी तलाश थी वो 1 डिग्री अमीन बन गया है। हालांकि अगर टेक्निकल तरीके से बताऊं तो ये एच ओ एच ये हमारा जेसीबी कंसेप्ट है, रियलिटी में तो ये बेस की मदद से हाइड्रोलिसिस होता है। यहाँ पर NaOH होता है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है, बेस केटालाइज। देखिएगा हाइड्रोलिसिस होता है वो न्यूट्रल मीडियम में भी हो सकता है, चुटकी भर H प्लस डाल देंगे तो एसिड केटेलाइज भी हो सकता है। बेस, चूंकि इस रिएक्शन में बेस ही मौजूद है तो वो बेस केटेलाइज भी हो सकता है। तो ये जो हमारा जेसीबी है, ये कंसेप्ट है या नुस्खा है, ये जो जेसीबी इस्तेमाल किया है ये कंसेप्ट है या नुस्खा है, ये नुस्खा है भाई। टेक्निकली तो यहाँ OH माइनस अटैक करता है, ओपन होता है, फिर अलग अलग कहानियां होती हैं, तो वो टेक्निकल तरीका है। बस इसको ऐसे समझना कि ये बेस कैटेलाइज रिएक्शन है और फाइनली आपका RNS2 बन जाता है। हाँ सर, मुझे RNS2 ही तो चाहिए था, जो कि मिल चुका है। ठीक है, तन्मय कह रहा सर जैसी भी जिंदाबाद। यानी कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को वापस एक बार थोड़ा सा समराइज कर दूं तो मुझे क्या क्या रिएक्शन में ऑब्जर्व हुआ। सबसे पहले बेस आया, बेस ने हाइड्रोजन खाया, नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज अंश टाक साहब, जैसा कि बोला कि रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैकेनिज्म कहने की जरूरत नहीं है, कह चुका हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखनी ही होगी। नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव चार्ज, जहां जरूरत नहीं होती मैं अक्सर खुद कह देता हूं कि ये काम की नहीं है, लेकिन आज फिर से कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना ही होगा। नाइट्रोजन के सर के नेगेटिव चार्ज का अटैक बियार खटैक करके जाएगा, एक बियार लग गया, फिर से एक बार एसिड बेस होगा, एसिड बेस होगा तो नाइट्रोजन के सर पे नेगेटिव, अब इसी के सर पे लिविंग ग्रुप, इसी के सर पे नेगेटिव चार्ज, तो आइडिया लग चुका है कौन सा रीअरेंजमेंट होगा साहब, वॉल्फ रीअरेंजमेंट। और एक बार वॉल्फ रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो आइसोसाइनेट बन गया, और आइसोसाइनेट बन गया तो जेसीबी कंसेप्ट लगा के प्रोडक्ट बना ही देंगे। तो अगर इसी मैकेनिज्म को एक दो बार देखूंगा तो आइडिया लग ही गया कि भाई पहले एसिड बेस हुआ, अटैक करके एक बियार लग गया, एक और हाइड्रोजन खाएगा, और फिर आओ आपका जेसीबी कंसेप्ट लग के प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है सर। बाकी जो काम की चीज और अगर देखूं प्रोडक्ट बनाने के तरीके से अपार्ट फ्रॉम मैकेनिज्म, तो वो ये समझ आती है कि कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, बीच वाला सी डबल बॉन्ड उड़ा ले, प्रोडक्ट बना ले, ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और लाजवाब चीज है, अगर हम आपसे पूछें कि ये जो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन हैं जिसको आपने NH2 लिखा है, ये जो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन है जिसको आपने NH2 लिखा है, क्या ये यही वाले हाइड्रोजन है? यस या नो में जवाब दीजिएगा।
ये जो NH2 का जो हाइड्रोजन लिखा है, क्या ये यही वाले हाइड्रोजन है? क्या बात कर रहा है? नहीं है क्या? तो चौधरी ने तो ये बताया कि जी डबल बॉन्ड उड़ा ले, NH2 चिपका ले। नहीं जनाब, वो ट्रिकी मेथड था, रियलिटी मैकेनिज्म सामने रख चुका हूँ। ये NH2 के हाइड्रोजन तो बेस खा चुका है, एक यहाँ भी खा चुका है, एक यहाँ भी खा चुका है। तो ये हाइड्रोजन आए कहाँ से हैं? ये बेस वाले हैं या हाँ, ये हाइड्रोजन जो आए हैं वो पानी से आए हैं। तो दिमाग में रखा जाए भाई साहब इस बात को कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम सॉल्वेंट। राज के पर्दे उठा दिए गए। ये जो हाइड्रोजन आया ये सॉल्वेंट से निकल के आता है। ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, एक और राज की बात है, कहो तो बताएं। अरे पूछो, बताओगे तभी बताएंगे, राज बहुत है हमारे पास। ये जो हीट और पानी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस रिएक्शन में Ag2O कहीं मेंशन नहीं होता है। जरूरत होती है तो डाल देते हैं, जरूरत नहीं होती है तो नहीं डालते हैं। स्मॉल टेम्परेचर से भी काम बन गया तो हो जाता है। हल्की सी हीट होते हैं, बहुत ज्यादा आग की भी जरूरत नहीं होती। वॉल्फ अरेंजमेंट अपने आप ही साइमल्टेनियसली भाग रहा होता है। रूम टेम्परेचर पे हल्का सा 2-3 डिग्री 5 डिग्री ऊपर डाल देते हैं तो स्मॉल टेम्परेचर सफिशिएंट वहां लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी होता ही होता है, कुछ नहीं मेंशन होगा तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी होगा ही होगा। यानी कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में NaOH प्लस Br2 तो आपको एरो पे देखने को मिलेगा, लेकिन नीचे वाला हीट प्लस पानी कभी दे सकता और कभी नहीं भी देगा। यानी कि नीचे वाला हिस्सा अंडरस्टूड होता है। हम्म, दे दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो ये भी आपको महसूस करना ही होगा कि हीट प्लस पानी वहां ऑटोमेटिकली है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी वहां मौजूद है। यानी आज के बाद जब सवाल कभी फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा तो वो सवाल कैसा मिलेगा? अमाइड दे देगा और अमाइड के साथ एरो पे दे देगा NaOH प्लस Br2। बस यहीं से पकड़ लेना कि अमाइड की रिएक्शन बेस प्लस Br2 के साथ है तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है। और अगर ऐसा है तो प्रोडक्ट क्या बनाने का भाई? बीच वाला C डबल बॉन्ड है या था निकाल देने का और आपका RNH2 बढ़ा देने का। चौधरी तूने बड़ी डेढ़ शान पंती की है, ऐसा स्नेहल नागेश बोल रहा है सर। इधर पहले उड़ाया फिर राज का पर्दा उठा दिया है। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड। अब हम आपसे एक राज की बात हम आपसे पूछ रहे हैं, दो हमने बताई, एक आपसे पूछ रहे हैं। जब आप ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कर रहे हैं, चूंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो चर्चा बनना इसका हक है। इसमें आपने बेस प्लस X2 इस्तेमाल किया था। हमारा पहला सवाल है, विद रेस्पेक्ट टू वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट Br2 के कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम हुए हैं? विद रेस्पेक्ट टू वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट Br2 के कितने इक्विवेलेंट? हाँ जनाब, Br2 महज और महज एक बार हुआ है। तो विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट Br2 का महज और महज एक इक्विवेलेंट कंज्यूम होता। दूसरा सवाल, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बेस के कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम हुए? विद रेस्पेक्ट टू वन इक्विवेलेंट या वन मोल ऑफ रिएक्टेंट बेस के कितने मोल? विशाल साहब, कौशल तिवारी ने बोला सर एक बार NaOH यहाँ इस्तेमाल हुआ है, एक बार NaOH यहाँ इस्तेमाल हुआ है, तो सर दो बार इस्तेमाल हो गया। नहीं साहब, निलय देव साहब, हंस टाक साहब, झील असाती साहब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली दो बार यहाँ हुआ और जो लास्ट में हमने जेसीबी कंसेप्ट लगाया वो कंसेप्ट नहीं था, वो नुस्खा था। तो एक रियलिटी में बोलूं तो यहाँ पर भी बेस का इस्तेमाल होकर ये हाइड्रोलिसिस होता है। ये जो OH है ये बेस का ही अटैक करके मैकेनिज्म को आगे बढ़ाता। तो एक्चुअली में यहाँ पर 2 मोल बेस के यहाँ भी कंज्यूम होते हैं। दो बार हाइड्रोलिसिस की कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, 2 मोल यूज होते हैं जी। जेसीबी जो कंसेप्ट लगाया वो भी 2 बार लगाया। ओ, इसका मतलब अगर कल को कोई पूछेगा कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में विद रेस्पेक्ट टू वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट X2 का एक इक्विवेलेंट, लेकिन बेस के 1, 2 या 4 इस्तेमाल होते हैं। पुराना दौर अगर थोड़ी सी चाशनी में चेक करूं तो ऐसी सी रिएक्शन एक हेलोफॉर्म भी हुआ करती थी। उस हेलोफॉर्म रिएक्शन में यहां अमाइड है, हेलोफॉर्म रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड होता था। कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस X2, तो वो रिएक्शन हेलोफॉर्म होती थी। आज यहां अमाइड है, फिर बेस प्लस Br2 है, तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड है। वहां भी बेस प्लस X2 का इस्तेमाल होता था। अगर किसी को ठीक ठीक सटीक याद है तो मुझे बताइएगा, हेलोफॉर्म में विद रेस्पेक्ट टू वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट X2 का कितना इक्विवेलेंट कंज्यूम होता था? करेक्ट गए हैं आदि आदित्य पाल साहब और नागेश साहब ने, 3 बताया है। हाँ साहब, हेलोफॉर्म में X2 3 बार कंज्यूम होता था क्योंकि वहां पर CHX3 हेलोफॉर्म तभी तो बनता था। और अच्छा, वहां पूछ लिया जाएगा कि विद रेस्पेक्ट टू वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट बेस के कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम होते थे? हेलोफॉर्म में 4 होते थे।
तो ये छोटे छोटे सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है और जेईई मेंस वाले ने इन सवालों को पूछा है। हेलो फॉर्म में रिएक्टेंट के सापेक्ष में बेस के 4 और X2 के 3, जबकि हॉफमैन ब्रोमोमाइड में जाएंगे तो रिएक्टेंट के सापेक्ष में बेस के तो 4 है लेकिन X2 4 बार या एक बार। एक बार ये बात हमने अल्फाजों में आपके सामने पिरो दी है साथियों। ऊपर लिख दिया गया है कि यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट बेस के 4 मोल जबकि Br2 का महज और महज 1 मोल कंज्यूम होता है। ठीक है, तो ये हमने खुद सीमाओं में बांध के दिया। अब आपको सवाल देते हैं और सवालों पे प्रैक्टिस करते हैं आपकी जितनी बातें हमने पिछले 10 से 15 मिनट में दिए गए हैं वो कितनी खोपड़ी में गई है। पहला सवाल ये लीजिएगा, स्क्रीन पे आपके सामने पेश करते हैं। RCOCH3 और रिएक्शन करवा रहा है NaOH प्लस Br2। रिएक्शन का नाम बताइएगा, जो नाम सही बता देगा वो काम भी सही कर लेगा। झील असत्ती ने देखते ही कूद पड़ा और बोला सर NaOH प्लस Br2, ये तो अभी वाला ही है सर, ये अभी वाला ही NaOH प्लस Br2 तो नाम हो गया हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। झील असत्ती सूगले थोड़ा ठंड रख के। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में रिएक्टेंट क्या होता था रे? अरे ओ झील असत्ती, रिएक्टेंट क्या होता था? अमाइड होता था। इसको देख के बता ये अमाइड है या कार्बोनिल कंपाउंड है? ये कार्बोनिल कंपाउंड है। यही तो एरर, यही तो गूगली थी जिसमें सुलझ गया। हाँ, बाकी जनता का एकदम परफेक्ट आ रहा है। कार्बोनिल कंपाउंड विद 3 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस X2, ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड है या हेलोफॉर्म? हाँ जी, ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड वाला रिएक्शन का नाम है जी हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म रिएजेंट वैसा ही है। हेलोफॉर्म रिएक्शन का उम्मीद है प्रोडक्ट बनाना आता होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जब पढ़ा है तो मैंने अभी 4 दिन पहले रिवाइज किया है। RCOO माइनस प्लस CHBr3, RCOO माइनस प्लस CHBr3 रिएक्शन का नाम है जी हेलोफॉर्म रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होना। देखिएगा साहब, हेलोफॉर्म में जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड में भी वही रिएजेंट इस्तेमाल होता है, लेकिन हेलोफॉर्म में रिएक्शन स्टार्ट जो होती है वो कार्बोनिल कंपाउंड से होती है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड में जो रिएक्शन स्टार्ट होती है वो कार्बोनिल कंपाउंड या अमाइड से स्टार्ट होती है। ये जनरल एरर नहीं करने का। हाँ, यही सवाल अगर RCOH3 ना देके RCONH2 दे देता ना, अब काम आसान हो जाता। हाँ, अब जो सोच रहा ना जीला सत्ती वो ठीक है। अमाइड की रिएक्शन NaOH प्लस Br2 अगर डालेंगे तो रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, और अगर हॉफमैन ब्रोमोमाइड है तो बीच वाला C डबल बॉन्ड है या था, अरे है या था, निकाल लेगा साहब। तो ये RNH2 बन के तैयार होगा। अच्छा, NaOH प्लस Br2 को भी देख, डेढ़ छाने ने कैसे लिखा है। NaOH प्लस Br2 बोले तो बोल रहा है यहाँ पे भी कंफ्यूजन करूंगा, यहाँ पे भी क्या करूंगा, NaOH प्लस Br2 का NaOH प्लस Br2 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा NaOBr। देखिएगा आग और पानी दिया नहीं है, अगर नहीं दिया तो वो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। अब इस सवाल में थोड़ी सी चाशनी बिखेरते हैं और वो बोला है कि RCONH2 की रिएक्शन NaOBr के साथ तो दे रहे हैं लेकिन एरो के नीचे D2O लिख दिया है। कुछ बदलाव होगा क्या? वही सोच पाएगा जिसने मैकेनिज्म तहजीब से तहदिल से महसूस किया होगा। हॉफमैन ब्रोमोमाइड तो है सर, और हॉफमैन ब्रोमोमाइड में ये भी आइडिया लगता है कि C डबल बॉन्ड उड़ा देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन हम ये चर्चा करके आ चुके हैं ये जो हाइड्रोजन आता है ये कहां से आता है? ये कहां से आता है? ये सॉल्वेंट से आता है। अगर कुछ मेंशन है पानी है तो अच्छी बात, कुछ नहीं मेंशन है यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी है, लेकिन इस बार अगले ने क्लियरली मेंशन दिया है D2O, यानी सॉल्वेंट पानी रहा होगा या D2O। और अगर D2O रहा होगा तो फाइनल प्रोडक्ट में NH2 आएगा या ND2, अरे NH2 या ND2, हाँ ND2 आएगा। सवाल इंपॉर्टेंट बन गया भाई। छोटी छोटी बातें लेकिन काफी मोटी बातें हो जाती है। सॉल्वेंट D2O दिया तो ND2 अपनी छाप छोड़ेगा, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल और दूसरा सवाल दिखने में छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन साथियों यही सवाल आपसे जनरलाइज एरर करवाते हैं। ये सवाल जितने आसान से लग रहे हैं वो एक्चुअली जीरो नहीं, अक्सर -1 लेके चले जाते हैं। जैसे जील असाती को देखे गए थे कि उन्होंने पहले सवाल में हेलोफॉर्म ना बोल के हॉफमैन ब्रोमाइड सोचने पे विवश हो गए थे। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में बहुत सारी चर्चा हमने की। मैं जितनी बातें थी उसको 1 बाय 1 समराइज कर देता हूं। पहली चीज, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन को आइडेंटिफाई कैसे करूंगा?
RCONS2 अमाइड की रिएक्शन NaOH प्लस Br2, ध्यान रहे ब्रोमोमाइड नाम से सजेस्ट कर रहा है, Br2 ही आपको लेना है। बेस प्लस Br2 का इस्तेमाल करेंगे। पार्ट 2 में हल्का सा टेम्परेचर और हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो बीच वाला C डबल बॉन्ड उड़ा के बाकी प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपने कलेजे में बाजू वाले पॉकेट में रखना कि NH2 का जो हाइड्रोजन आया होगा वो कहां से आया होगा, पहले वाला ये या सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट से आया मतलब कल को D2 आ जाएगा तो वो ND2 बन जाएगा। पहली बात, प्रोडक्ट कैसे बनाना, बीच वाला C डबल बॉन्ड बड़ा उड़ा ले, प्रोडक्ट बना ले, लेकिन हाइड्रोजन सॉल्वेंट से आता है। दूसरी बात, जब आप मैकेनिज्म पे जा रहे थे तो हाँ साहब, इस मैकेनिज्म में बीच राह में वोल्फ रिएरेंजमेंट होता है, मतलब एल्काइल आइसोसाइनेट एक इंटरमीडिएट बनता है। ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल को आपसे सवाल क्या पूछ लेगा कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में कौन कौन से इंटरमीडिएट मिलते हैं, और फोटो बना देगा, एक ये फोटो बना देगा, एक ये फोटो बना देगा, एक ये फोटो बना देगा। तो ये सारे इंटरमीडिएट की शकल आपको पता होगी, तभी आप उन ऑप्शंस पे टिक लगा पाएंगे। दूसरा सवाल मैकेनिज्म बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल जो पूछा जा सकता है कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में विद रेस्पेक्ट टू वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट X2Br2 के कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम होते हैं। एक इक्विवेलेंट बे रिएक्टेंट के X2 के Br2 के एक इक्विवेलेंट विद रेस्पेक्ट टू वन इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट बेस के कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम होते हैं। बेस के 4 मोल या 4 इक्विवेलेंट कंज्यूम होते हैं। ये 3 सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं। बाकी रिएजेंट जो है वो मिलते जुलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन का और हॉफमैन ब्रोमोमाइड का, लेकिन हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ होती है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड अमाइड के साथ होती है। बेस प्लस Br2 वहां भी है, बेस प्लस Br2 यहां भी है। प्रोडक्ट बनाना अब आसान हो जाता है। अगर D2O ना देता तो बाकी, अगर D2O ना दे तो फिर तो अपन देसी तरीके में ही करते हैं, सीड हार्मोन उड़ा ले, बढ़ा ले। D2O दे देगा तो ये बात मेरे दिमाग में है कि भाई साहब वो सॉल्वेंट से आता है। चल एक आधे सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिएगा अगले ने सवाल ऐसा दे दिया होता और बोला ये फोटो देने के बाद अब बताइएगा प्रोडक्ट क्या बन के तैयार होगा। तो रिएक्टेंट को देखता रहा टुकुर टुकुर देखता रहा, तो बताइएगा क्या रिएक्टेंट में अमाइड दिखाई दे रहा है क्या भाई। अरे रिएक्टेंट में अमाइड दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर। अमाइड की रिएक्शन NaOH प्लस Br2, बताइएगा ये अमाइड के साथ NaOH प्लस Br2 है, ये हेलो फॉर्म है या हॉफमैन ब्रोमाइड। अरे हेलो फॉर्म है या हॉफमैन ब्रोमोमाइड। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन का प्रोडक्ट अगर D2O नहीं देगा तो सर अपने को पता है कि क्या करने का, C डबल बॉन्ड उड़ा ले, C डबल बॉन्ड उड़ा ले, प्रोडक्ट बना ले। बताइएगा कितना अमाइड है। अरे बताइएगा ना कितना अमाइड है, एक ठो कि दो ठो। तो कितनी बार हॉफमैन ब्रोमोमाइड होगा, एक बार की दो बार, दो बार हॉफमैन ब्रोमोमाइड होगा। पहले वाले का भी C डबल बॉन्ड हो, दूसरे वाले का भी C डबल बॉन्ड उड़ा ले, प्रोडक्ट बना ले। तारे वारे लगा के फालतू में कंफ्यूज कर रहा है, आपने को देसी में पता है कि भाई साहब इसका C डबल बॉन्ड उड़ेगा और खट से आपका यही प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई जनरलाइज गलती कर दे और कल को कोई ऑप्शन दे दे ऐसे वाले ऑप्शन, तो ये मत बना देना, ये मत बना देना। ये पता क्या कर रहा है, तारा वाला नाइट्रोजन तो इसका और ड्यूटेरियम इसका, इसके सर पे दे मारा है। ऐसा नहीं हो सकता साहब। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब आप वोल्फ रिएरेंजमेंट कर रहे होंगे, मैकेनिज्म से बताता हूं, देखिए सिंपल तरीके से सोचा तो ये आपका आंसर आ गया। कोई ज्यादा सोच लेता ना तब गलती हो जाती है। ज्यादा सोच के एक ऑप्शन ये भी दे देंगे तो ये ऑप्शन प्रोडक्ट में बन नहीं पाएंगे, क्योंकि जब वोल्फ रिएरेंजमेंट मैकेनिज्म में हो रहा था लिविंग ग्रुप का निकलने के बाद आर ग्रुप, तो ये आर ग्रुप खुद का खुद के भीतर ही माइग्रेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका वाला आर इसके सर पे माइग्रेट कर जाएगा। मुझे बताइएगा रिएक्शन भीतर ही भीतर फास्ट होगी या बाहर, भीतर ही भीतर फास्ट होगी या बाहर। अरे जनता जवाब दीजिएगा, हाँ भीतर ही भीतर। तो इसका आर इसी के पास रहेगा, इसका आर इसी के पास रहेगा। ऐसा नहीं होगा इसका आर उसके सर पे चला जाएगा और ये वाला बन जाएगा। ये मत बना देना। तो यहां से ये बात भी साबित होती है कि आपका हॉफमैन जो रीअरेंजमेंट होता है, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन जो होता है, वो आपका एक इंट्रामोलिकुलर कहने का मतलब है ये भीतर ही भीतर होता है, भीतर ही भीतर होता है। बाहर मत चले जाना, अन्यथा आपकी गलती हो जाएगी। बाकी इतना दिमाग अगर आपने नहीं भी लगाया है तो वो ज्यादा बेहतर है। कई बार हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं तो सवाल गलत हो जाता है। जिन्होंने आम तरीके से सोचा, आम तरीके से चौधरी का रामबाण उसका ये था कि सर D2O नहीं दिया गया तो देसी तरीके से ये सोचना C डबल बॉन्ड उड़ा ले, प्रोडक्ट बना ले, प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ऐसा सवाल एक आधा और कर लेते हैं। मान लीजिएगा अगले सवाल में दे दिया फिर से साहब NaOBr बोले तो NH प्लस Br2 ही दे रहा है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन की खुशबू इसलिए आ जाती है क्योंकि अमाइड है। ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सिंपल तरीके से करना। सिंपल तरीके से क्या करने का, कुछ नहीं करने का। C डबल बॉन्ड है या था, C डबल बॉन्ड है या था,
बस उड़ा ले, यही आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। इस फिशर डायग्राम में कोई भी बदलाव मत करना, जैसा है वैसा का वैसा होगा, क्योंकि जब रिएक्शन हो रही होगी तो सी डबल बॉन्ड हुई, एनी हाउ वोल्फ अरेंजमेंट के बाद वहां से गायब हो जाता, बाकी कंपाउंड में कोई बदलाव नहीं, बस जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया जाए, सी डबल बॉन्ड उड़ा दीजिएगा, प्रोडक्ट बना देगा। फिर से जो कोई ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेगा वो ये NS2 उस पार ले जाएगा, H इस पार लेगा, ऐसी गलतियां मत करना सा। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में बिना ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाए सी डबल बॉन्ड उड़ाइएगा। आर ग्रुप जब वोल्फ अरेंजमेंट में माइग्रेट करता है तो ऐसा का ऐसा नाइट्रोजन के सर पे माइग्रेट कर जाता है। ये जो कायरल सेंटर है, ये जो कायरल सेंटर है जनाब, ये फिक्स है, इस पे बदलाव ना करें, इस पे बदलाव ना करें, क्योंकि जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन आर वाले हिस्से पे हो रहा है या नाइट्रोजन पे। जब आप बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं फिर एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहे हैं तो ये सारा काम नाइट्रोजन के सर पे हो रहा है या आर पे हो रहा है, नाइट्रोजन के सर पे। तो ये बेचारा जो आर है इसके साथ छेड़खानी ना करें, जैसा कायरल सेंटर गिवन है वैसा का वैसा प्रोडक्ट में सजा दिया जाए, क्योंकि सारा खेल नाइट्रोजन पे ही हो रहा था। उम्मीद है 3-4 सवालों से पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी होगी। हाँ बोलिएगा, हेलो। इसी के साथ हमारी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का नाम था हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, है या था, निकल लिया भाई। प्रिपरेशन ऑफ अमीन हम पढ़ रहे थे और कितने तरीके पढ़ चुके हैं बताइए ना। अरे सुलटा दिया सर, कितने तरीके, 4 तरीके। पहला वाला गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जीपीएस मेथड, और दूसरा तीसरा चौथा सच बोलूं तो इनमें एक चीज कॉमन थी, चाहे कर्टियस हो, स्मिथ हो या हॉफमैन ब्रोमोमाइड, इन सब में एक चीज कॉमन थी, क्या, भेड़िया। भेड़िया वॉल्फ रिएंजमेंट, इसी रिएंजमेंट के इर्द गिर्द तीनों रिएक्शन घूमती हैं। फिर से कहूंगा कि कार्टियस स्मिथ भले ही दिमाग में रहे ना रहे, लेकिन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमाइड की रिएक्शन बेस प्लस Br2 के साथ होती है, बीच वाला सी डबल बॉन्ड उड़ा ले, प्रोडक्ट बना ले, बस हॉफमैन ब्रोमोमाइड में इतनी ही काम की चीज है। बेस 4 मोल इस्तेमाल होता है और Br2 का 1 मोल इस्तेमाल होता है। गहरी सांस लीजिएगा और चारों रिएक्शन को भीतर समाने की कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट का ब्रेक देते हैं, गला तर कर लीजिएगा। चौधरी भी अपना गला तर कर लेता है और शांति को महसूस कीजिएगा। आदित्य पाल साहब सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। RNC था और उस R में मिथाइल ही था, पॉइजनस गैस होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, करेक्ट। ठीक है साहब, तो रिलैक्स जोन का वक्त खत्म होता है और लेक्चर भी है अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। थोड़ा सा हिस्सा है प्रिपरेशन ऑफ अमीन में, और वो आगे जो हिस्सा आ रहा है यकीन मानिएगा आप ऑलरेडी जानते हैं। तो जितने आज के लेक्चर में काम की चीज थी वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। वो था वोल्फ रिएंजमेंट, आज की चीजों को क्लियर करने का आधारभूत ढांचा जो था वो भेड़िया वाला रिएंजमेंट था, जिसमें हमने 3 रिएक्शन, कार्टियस स्मिथ और हॉफमैन ब्रोमोइड, जिसमें हॉफमैन ब्रोमोइड ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। चौथा के बाद 5वां तरीका प्रिपरेशन ऑफ अमीन ही पढ़ रहे। 5वां तरीका प्रिपरेशन ऑफ अमीन, जो रिडक्शन से, जैसा ध्रुव गोयल कह रहे हैं कि सर रिडक्शन से, तो गोयल साहब आपकी फरमाइश पे हमने 5वां तरीका यही उठाया है। रिडक्शन से भी आप अमीन का निर्माण कर सकते हैं। और सुना है रिडक्शन तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है, लग रहा है क्या? तो चलो फिर देख लेते हैं किसमें है कितना दम, कितना दिमाग में आ चुका है और कितना गायब हो चुका है। RCONS2 अमाइड की रिएक्शन LAH के साथ, गुरु साहब बताइए दिएगा, आर पे इतना बोल दिया सर। सी डबल बॉन्ड जो होता है अमाइड में LH के साथ जब रिडक्शन करता है तो सी डबल बॉन्ड को CS2 में कन्वर्ट करना है, CS2 में, और बाजू में NS2 लग रहा है। ये अमाइड वाला एलिंगम डायग्राम था, एल्यूमिनियम आएगा ऑक्सीजन लेके जाएगा, याद आ रहा है एलिंगम डायग्राम, हाँ साहब वो वाला फंडा है। बीच वाले सी डबल बॉन्ड को CS2 में कन्वर्ट करता है। सूर्य पटेल कह रहे हैं सर ये सुना सुना नहीं, ये सुना सुना लग रहा है। तो सौर्य साहब एक बार आप रिडक्शन वाले क्लास नोट्स देखना, ये आगे की जितनी भी चीजें बता रही है सब वहां पर क्लास नोट्स में मौजूद है। तो क्या आपने देख के बताइएगा, प्रोडक्ट को देख के बताइएगा कि आपने अमीन बना दिया है क्या? हाँ,
और हम पढ़ क्या रहे थे? हमारी हेडिंग क्या थी? क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे रे भाई? हाँ, प्रिपरेशन ऑफ अमीन। तो प्रिपरेशन ऑफ अमीन में ये अमीन आखिरकार हमने बना दिया है। और क्या-क्या रिडक्शन के तरीके हो सकते हैं? तो बहुत सारे रिडक्शन के तरीके पढ़े थे। देखिए आरसीएन इसके साथ भी एलएच या एच2 मेटल लेंगे तो इसमें भी तो यही पड़ा था। टर्मिनल टी1 टी2 जो बैठे हुए नजर आए हैं, पाई बॉन्ड उड़ा ले, एच चिपका ले, एच2 मेटल हो या एलएच हो, साइनाइड का पोलर पाई बॉन्ड है तो मेटल भी रिडक्शन कर देगा, एलएच भी कर देगा, पाई बॉन्ड उड़ा ले, एच चिपका ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, एच चिपका ले। कितना पाई बॉन्ड है? एक ठो या दो ठो? एक ठो या दो ठो? दो ठो है तो दो बार पाई बॉन्ड उड़ाएंगे, दो बार एचएस लगाएंगे तो आर सी एस टू एन एस टू। और देखेंगे तो पोलर पाई बॉन्ड में आर एनओ टू यकीन मानिएगा एलएच हो या एस टू मेटल हो, ये भी इनका रिडक्शन करके आर एन एस टू में ही कन्वर्ट कर देता है। याद आ रहा है क्या रे? एलएच दुनिया की हर पोलर पाई बॉन्ड का रिडक्शन करता था, दुनिया की हर पोलर पाई बॉन्ड का। तो ये तो मैं गिने चुने एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि आज मेरा मकसद है वो अमीन बनाना, तो मैं उन्हीं एग्जाम्पल को उठा रहा हूँ जहां पर अमीन बन रहा होता। तो ये अमीन बन रहा है। अच्छा एनओ में भी अमीन बन रहा होता है। हाँ, आशीष कुमार साहब ने बोला सर ज्ञान वाला। तो देखिए कहने को ये सारे ज्ञान ज्ञान से ही है, लेकिन ये ज्ञान इतना भीतर जा चुका है कि अब मेरे को ये उंगलियों पे आ चुका है। अब सर ये आर एनओ टू में आर क्या हो सकता है? कुछ भी ले ले भाई, कार्बन की लड़, ओपन चेन, क्लोज चेन, कोई सीमाएं नहीं है। जैसे कि आर की जगह तू बेंजीन डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलएच ले, एसएन मेटल, मेटल के साथ आप पैलेडियम एच2 मेटल ले लीजिएगा, एसएनएचसीएल ध्यान दीजिएगा, ये स्टीफन वाला था लेकिन स्टीफन में एसएनसीएल टू एचसीएल था, ये एसएनएचसीएल है, मतलब कब पार्शियल करेगा ये कंप्लीट। ये कंप्लीट वाला, हाँ 4 हाइड्रोजन वाला था, तो जितनी चाहिए वो सब ले लीजिएगा। तो RnO2 को ये भी आखिरकार RnS2 में ही कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारे के सारे एसएन मेटल है, यकीन मानिएगा। एफईबी डी ब्लॉक के ही मेटल है, ये मेटल प्लस एचसीएल, ये सारा का सारा काम वही करते चले जाएंगे। NO2 का रिडक्शन NH2 में बारी बारी से आप हर बार अमीन ही बना रहे हैं, अमीन 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 ही बनते चले जा रहे। तो ये रिडक्शन के जितने भी मेथड है ए बी सी डी, यकीन मानिएगा ये सब पहले पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जस्ट वापस लिखा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के मकसद से। उम्मीद है ये यादों में वापस समा रहा होगा। हाँ बोलिएगा। हाँ, समा रहा है। देखिएगा सृष्टि जी ने एक नया तरीका बताया है जो चौधरी ने नहीं लिखा कि सर इमाइन के साथ NaBH4 का रिएक्शन करके भी तो हम अमीन का निर्माण कर सकते हैं। हाँ, NaBH4 चार लोग का करता था, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड और इमाइन। और अगर इमाइन की रिएक्शन NaBH4 के साथ करेंगे तो वो भी आपका अमीन का निर्माण कर देंगे। हम तो गिने चुने एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं, बाकी आप जितने तरीके सोचने हैं वो सब सोच सकते हैं, सब सोच सकते हैं। अंशटाक साहब कह रहे हैं सर ये एलएच जो है वो 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है क्या? बिल्कुल करवाता है अंशटाक साहब, लेकिन ये बारी-बारी से जितने भी हमने लिखे हैं वो सारे के सारे एलएच वाले रिडक्शन में एक बार आप जाके देखना, वो सब वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सबका अपना-अपना तरीका है, देसी वाला तरीका भी है और रियल वाला तरीका भी है, सब कुछ उधर छपवाया हुआ है। तो चौधरी एक ही बात बोलेगा, टॉक साहब प्लीज रेफर क्लास। और साहब तो बस रिवीजन के लिए वापस लिख दिया है। डी तक का सफर ऑलरेडी आप जानते हैं। अब हमारे पिटारे में ई और एफ नामक की दो नई चीजें हैं जिन्हें हम लोग ज्ञान ही कहा करते हैं। सच बोलूं तो एबीसीडी भी ज्ञान ही था, लेकिन बहुत बार ले लिया तो ऑलरेडी भीतर जा चुका है। ई और एफ वाला आज पहली बार ज्ञान मिल रहा है। कहो तो दे दे, कहोगे तो ही देंगे भाई। दे दें, झेल लोगे, याद हो जाएगा। सर पहला दिन है ना, तो पहले दिन याद नहीं होता, लेकिन 2-3 बार आएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो ज्ञान देते हैं आपको। ई वाला सुनना, बेंजीन का डब्बा, इस पे 2 NO2 लगे और दोनों NO2 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे लगे और इसकी रिएक्शन NH4 होल ट्वाइस S अथवा अमोनिया डॉट H2S के साथ इसी चीज को वापस लिखा है, इसी चीज को NH4 होल ट्वाइस S को ही अमोनिया डॉट H2S भी लिखा जा सकता है। तो ये एक्चुअली दोनों NO2 का नहीं, एक ही NO2 का रिडक्शन करता है। सर कौन से का करना है? ऊपर वाला, नीचे वाला, या कोई सा भी कर दीजिएगा, लेकिन एक का करा ले, एक का बचा ले, एक का करा ले, एक का बचा ले, कोई से भी एक का करा ले। एक NO2 का रिडक्शन करा ले, एक NO2 का रिडक्शन करा ले, एक NO2 का रिडक्शन करा ले और एक NO2 को बचा ले। कोई से को भी बचा ले और कोई से को भी करा ले। साहब ये दोनों का नहीं, एक का ही कर पाता है। ये ज्ञान है, ज्ञान है। ऐसे ही बेंजीन के डब्बे पे अगर आपका NO2 होता है और अगर आपने SnHCl, FeHCl वो सब ले लिया तो इसका कंप्लीट रिडक्शन NH2 तक ले जाता है। इसी के साथ जिंक ले लेते हैं और NH4Cl के साथ लेते हैं। एनसीईआरटी में कक्षा 12 में तो ये इसका कंप्लीट नहीं, ये पार्शियल करता है और इसे NHOS तक ही ले पा पाता है।
ई और एफ वाले हैं वो एडवांस ओरिएंटेड ज्ञान है, जेई मेन से ऊपर उठे हुए ज्ञान है। बोले तो हैं तो आखिरकार ज्ञान ही, मतलब अगर कोई पूछे कि साहब इनका क्या करना है तो चौधरी ने इशारे इशारे में काफी कुछ कह दिया। क्या करना है? गहरी सांस लेना और सांसों ही सांसों में ज्ञान है या भीतर समाया। समाया दो NO2 होंगे, NH4 होल ट्वाइस एस होगा तो एक का कराल एक का बचाल है। जिंक आएगा NH4Cl तो कंप्लीट या पार्शियल, पार्शियल पार्शियल होगा तो NHOS तक ही रिएक्शन खत्म होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ रिडक्शन का भी ज्ञान हो या प्रिपरेशन ऑफ अमीन भी हो, है या था। एक अंतिम ज्ञान जो लीक से हटकर, अमीन चैप्टर से हटकर है, कहो तो वो दे देते हैं और सिनेमा समाप्त करते हैं। दे दिया जाएगा। बस अंतिम ज्ञान है, महज 1 या 2 मिनट का ही है और उसके बाद आज का डिस्कशन शुरुआत कर लेते हैं साहब। समय अपनी सीमाओं के पार जा रहा है तो ज्ञान को देखना साहब। ज्ञान वाली कहानी, वोल्फ बोटल टेस्ट, ज्ञान नंबर 2 ही समझ लीजिएगा इसको। ये भी एक ज्ञान है। सर ज्ञान नंबर 1 कहाँ है? ये ज्ञान नंबर 1 यही तो था। ये लास्ट वाले ज्ञान ही तो थे, वो ज्ञान थे, तो इसको ज्ञान नंबर 2 समझ लीजिएगा। सर ये जो ज्ञान है ये अमीन चैप्टर का नहीं है साहब, अलग अपना ही इंडिपेंडेंट ज्ञान है, बस चलते फिरते ऐसा ही दे दिया है। इसे वोल्फ बोटल टेस्ट कहा जाता है। एक्चुअली वही भेड़िया, काफी काम किया है भेड़िया ने। वो भेड़िया वोल्फ किश्नर रिडक्शन में भी था, वो भेड़िया आज वोल्फ रीअरेंजमेंट में भी आया और यही भेड़िया वोल्फ बोटल टेस्ट में भी है। क्या करता है चलिए दिखाते हैं। वोल्फ बोटल जो टेस्ट होता है एक्चुअली ये एल्केन, एल्किन और टर्मिनल पोजीशन पे अगर आपका एल्काइन होता है तो उनको सेपरेट करने के काम आता है, सेपरेट करने के काम आता है। अब कैसे सेपरेट किया जाता है तो ये भी दिखा देते हैं आपको। लेबोरेटरी में एक नुकीला बोतल होता है, हमने तो हालांकि चौकोर बनाया है, लेबोरेटरी में ये नुकीला बोतल होता है, इसको वोल्फ बोतल कहा जाता है। और इस बोतल में एक पार से आप एल्केन, जितना जितना बोल रहे हैं साथियों उतना ही सुनना, आगे नहीं देखना, इधर नहीं देखना है, जितना बोलना है वहां नजरें गड़ाए रखना साहब। बोले तो इधर से चलिए छुपा लेते हैं वरना तो शुक्ला देखेगा ही उसको। हाँ, हमारा एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें एक पार से आप एल्केन डालते हैं, एल्कीन भी डालते हैं और एल्काइन भी। एल्काइन आपका टर्मिनल वाला एल्काइन रहता है। बोतल में एक पार से डालते हैं और इस बोतल में पेंदे में आपका CuCl प्लस NH4OH लगा रहता है। पेंदे में ऐसा सॉल्यूशन डाल देते हैं। अब इस पार से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन डालेंगे तो किसी जमाने में आपको याद आता हमने टोलन पढ़ा था, टोलन आफत वाला। हाँ बोलिए। और वो टोलन टर्मिनल एल्काइन के साथ है व्हाइट पीपीटी दिया करता था। उसी टोलन के बाजू में हमने सीयू वाला भी पढ़ा है रे बाबा। टोलन वाला टर्मिनल एल्काइन के साथ व्हाइट पीपीटी देता, जबकि कॉपर वाला हाँ कमल नायन को करेक्टली याद है सर, रेड पीपीटी देता था। तो ये कॉपर जो है ना CuCl, ये एल्केन और एल्कीन के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन एल्काइन को झपट लेगा और एल्काइन की रिएक्शन करवा के और उसके साथ रेड पीपीटी दे देगा। एल्काइन के साथ पीपीटी दिया मतलब एल्काइन को पेंदे में पकड़ के बैठ गया। एल्काइन यहीं पर पीपीटी के फॉर्मेट में पेंदे में रह जाएगा, यानी जब बीकर से बाहर आउटपुट वाली जो नली होगी उस नली में एल्काइन में वहीं जकड़ लिया गया है, बीकर से बाहर एल्केन और एल्कीन ही बाहर निकल पाएगा। ठीक, इन तीनों को सेपरेट करना था तो एक को तो झपट लिया है, बाहर एल्केन एल्कीन आया। सर इनको कैसे सेपरेट करेंगे तो चलिए इनको फिर से दूसरी बोतल के भीतर दे मारते हैं। दूसरी एक वोल्फ बोतल आएगी। अब उस बोतल में सॉल्यूशन में इस बार हमने पेंदे में H2SO4 रखा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 रखा है। बोतल में इस पार से एल्किन और एल्किन डालेंगे। इत्तेफाक से इस बार बोतल से बाहर जो है वो RCH2 पूरा लिख देते हैं। ये है आपका RCH2 और CH3, ये वाला हिस्सा ही बाहर निकल के आ पाएगा। RCH2 और CH3, अरे उधर पेज से बाहर जाएगा तो आपका पेज जो है वो छोटा हो जाएगा। RCH2 और इस पे एक CH3, यानी बोतल से इस बार बाहर एल्केन ही रह पाएगा। एल्किन पेंदे में फिर से जकड़ लिया जाता है। अब पूछो कैसे जकड़ा जाएगा? बीकर में बाहर एल्केन ही निकलेगा, एल्किन भीतर ही रह जाता है। कैसे रह जाता तो देखना, बीकर में आपने पेंदे में क्या डाल रखा है H2SO4। हाँ, अनीस कुमार साहब ने पकड़ लिया इस बात को बताने से पहले। EAR H2SO4 आपको क्या देगा H+। अगर H+ डाल दिया है तो एल्कीन के साथ रिएक्शन H+ वाला अटैक करेगा। टर्मिनल T1 T2 मार्क कर देते हैं। बताइएगा T1 और T2 में स्टेबल केटाइन कहां बनेगा? H2SO4 जब H+ देगा तो स्टेबल कार्बोकेटाइन T1 पे या T2 पे? अरे बता ना भाई, T1 पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो T1 पे केटाइन बना देंगे। H2SO4 आपको H+ देगा तो साथ में कुछ और भी देगा, साथ में कुछ और भी देगा।
HSO4 तो उसी केटाइन पे आपका HSO4 लगे हाथ चिपकता हुआ नजर आएगा। केटाइन बना और इसी के सर पे HSO4 चिपक जाएगा। देखिएगा इन जनरली ये HSO4 किसी पे अटैक नहीं करता है क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विवेलेंट रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। लेकिन आज हमने बीकर में इस केटाइन जो आपका बीकर 2 है इसके चारों तरफ बर्फ डाल रखा है, ठंड डाल रखा है, ठंड डाल रखा है। तो ये ठंड की वजह से केटाइन और एनाइन आपस में चिपक के बैठ जाते हैं। तो देखिए क्या बताइएगा, क्या एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सेपरेट हो चुके हैं क्या? हाँ बोलना भाई। नहीं हुए हैं। जो हाँ बोले हैं गलत बोले हैं। क्योंकि आपको सेपरेट क्या करना था? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को आपने क्या सेपरेट किया? एल्केन तो आपका सेफ आया है। लेकिन यहां पे जो आपने सेपरेट किया वो पहले में तो एल्काइन और एल्कीन तो तबाह हो गए ना भाई। आपको एल्काइन और एल्कीन वापस चाहिए। तो जब कॉपर ने इसके साथ रेडिस पीपीटी डाल रखा था, इसको थोड़ी देर के बाद इसी पीपीटी में हम पानी वापस डाल देते हैं। जैसे ही पानी डालेंगे कॉपर इसका दामन छोड़ चुका होगा और आपको एल्काइन वापस रीजनरेट हो जाएगी। ऐसे ही ये जो HSO4 इसके बाजू में चिपका हुआ था ना, जो ठंड लगी हुई थी बर्फ के गोले हटा देते हैं और आग डाल देते हैं। जैसे आग डालेंगे तो ठीक वैसे जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में होता था, केटाइन के बाजू वाली पोजीशन अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले। केटाइन के बाजू अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 वापस एल्कीन जनरेट होता। हाँ, अब जाके फाइनली आपका एल्काइन, एल्कीन और एल्कीन जो है वो सेपरेट होके तैयार हो गए। इस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है वॉल्फ बॉटल टेस्ट। सर इसमें क्या दिमाग में रखना है? थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इतना दिमाग में रखना क्या? इसमें कुछ भी नहीं दिमाग में रखना है। अगर कोई आपसे पूछे वॉल्फ बॉटल टेस्ट पे क्या सवाल बन सकता है, इतना ही बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। एल्केन, एल्कीन और टर्मिनल एल्काइन को सेपरेट करने के एक टेस्ट का नाम होता है वोल्फ बॉटल टेस्ट। काम खत्म हो गया, बस इससे ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं है। अब अगर हम सिर्फ इतना लिख देते कि साथियों देखो एक ज्ञान है वोल्फ बॉटल टेस्ट जो एल्केन, एल्कीन और टर्मिनल एल्काइन को सेपरेट करने के काम आता है, तुरंत उधर से कोई ना कोई आ ही जाता और बोलता सर कैसे, सर कैसे सेपरेट हुआ? तो सर ने नीचे बोल दिया कि ऐसे सेपरेट हुआ, ऐसे सेपरेट हुआ। चमक गया गया। इस सेपरेशन के बाद इस पे हल्का सा काटोस मार देना, अपने को इसकी जरूरत नहीं है। क्या करने का? बस इतना दिमाग में रखने का कि एल्केन, एल्कीन और टर्मिनल एल्काइन को सेपरेशन के काम आता है। इतनी ही बात थी। ज्ञान के साथ ना केवल ज्ञान बल्कि सिनेमा भी है या था समाप्त हो जाता है। सिनेमा समाप्त हो जाता है। और कहो तो अगली क्लास जो कि डेली डेली आजकल मुलाकात हो रही है, आज का होमवर्क तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, अगली क्लास का भी कुछ होमवर्क आपको दे दिया जाए साथियों। होमवर्क के नाम पे होगा सीट में आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज S1 की। तो S1 खत्म होने के बाद हाइड्रोकार्बन की सीट में आपको जो अगली एक्सरसाइज नजर आएगी, लोग उसे क्या कहा करते हैं? क्या कहा करते हैं? जेई मेंस। तो जेई मेंस की सीट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और कितना दे दिया जाए? 15 सवाल। डेली डेली का 15 चलेगा? 15 ले लेते हैं। 20 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मुलाकातें डेली हो रही हैं, डेली हो रही हैं और आपको बाकी सब्जेक्ट भी संभालने होते हैं, इसलिए 15 काफी है। उम्मीद है 15 तो करके आएंगे, पक्का? ठीक है। तो अब आज का डिस्कशन भी खोल लेते हैं। आज आपके पास जो डिस्कशन में था जनाब, वो क्या क्या मौजूद था? हमारे पास आज जो था वो एक S1 का सीट था। ये लेक्चर हम आपको डाल देते हैं साहब, हैंड आउट पहले अपलोड कर देते हैं और फिर डिस्कशन भी खोल लेते हैं। बिल्कुल दे देते हैं। ये लीजिएगा। अच्छा, जिन लोगों ने महीने दर महीने पूरा साल गुजर गया होगा, उनको आज भी नहीं पता होगा कि व्हाट्सएप के अलावा भी आपको हैंडआउट मिलते हैं जो चौधरी हर बार इस एलन के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करता है। वो हैंडआउट आपको एलन के सी सेट नामक वेबसाइट पे मिलेंगे साथियों। सी सेट, उसको खोलेंगे, वहां पर स्टडी मटेरियल या डिजिटल मटेरियल जो भी है वहां पर जाके आपको ये हैंडआउट नसीब होता है। ऐसा ना सोचे सर वीडियो के नीचे तो कहीं हैंड आउट है ही नहीं, वो सी सेट में जाके सेव होता है। हम जितने भी हैंड आउट है पहले दिन से लेके आज तक के, वो सारे के सारे आपके सी सेट पे अवेलेबल है। तो बार बार आप कहते हैं सर वो पहला लेक्चर मेरा कहीं मिस हो गया, व्हाट्सएप में डिलीट हो गया, आप प्लीज वो हैंड आउट दे दो, तो हमसे मांगने की जरूरत ही नहीं है भाई। एलन वाले के पास पहले से सेव पड़ा है, डाउनलोड कर ले, डाउनलोड कर ले। देखो आयुष नंद कुमार साहब ने बोला सर मैंने चेक किया मेरे को मिला ही नहीं, मिलता ही नहीं। तो नंद कुमार साहब ये वैसी वाली बात हो गई कि मोबाइल आपके हाथ में और कोई बोलेगा सर इसमें व्हाट्सएप किधर है, तो हम खोजेंगे ना फिर।
ऐसे 10 मिनट उसको खोजेंगे तो एक व्हाट्सएप नाम का ऐप दिख जाएगा, तो वही मोबाइल है, उस वेबसाइट को आप चलाएँगे तो उसमें बहुत सारे खुल जाएँगे, खुलते-खुलते सब पे क्लिक कर के देखते रहना, जहाँ मिल जाए बस वहीं पर मिल गया साहब, उसमें बहुत सारे तो ज़्यादा टैब बने ही नहीं होंगे ना, तो जितने जितने बटन वहाँ अवेलेबल है उन सब पे क्लिक कर के देख लेना, किसी एक में पड़े होंगे आपके हैंडआउट। ज़्यादातर मतलब मोटा-मोटा आइडिया यही है कि भाई साहब डिजिटल मटेरियल या मटेरियल, क्लास नोट्स ऐसे नाम की कुछ कोई ना कोई टैब वहाँ पर नाम ज़रूर लिखा होगा, तो उसमें जाके आपको देखने का है। चमका क्या? बाकी अगर किसी ने देख रखा है तो मेरे को एग्जैक्ट एड्रेस बता सकता है कि वो सीसेट में कहाँ मिलता है जी? सीसेट में कहाँ मिलता है जनाब बताना जी? जिसने कहीं सीसेट से डाउनलोड किया होगा। और सर हमने किया ही नहीं, हम तो व्हाट्सएप देख लिया करते हैं। हैं? डिजिटल मटेरियल में तन्मय अग्रवाल साहब ने बोला सर सीसेट में जाके डिजिटल मटेरियल में देखना, तो डिजिटल मटेरियल स्टडी मटेरियल नोट्स में, डिजिटल मटेरियल में जाके नोट्स में चेक करना, मिल जाएगा, मिल जाएगा। फिर भी मान लो कोई बटन इधर-उधर है जो आपको खोपड़ी में जा ही नहीं रहा, कौन से बटन पे क्लिक करना है, तो एक एलन की टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है, उनको फ़ोन मिलाना और बताना भाई साहब कौन से बटन पे क्लिक करना है, तो वो आपको बता देंगे, बता देंगे। ठीक है जी? चलिए साहब तो हैंडआउट की बातें बहुत सारी हो गई और अब आज के डिस्कशन को शुरुआत कर लेते हैं। उम्मीद है एक्सरसाइज़ S1 में 1 से लेके 10 तक डिस्कस हो गया था। कदम आगे बढ़ा लें क्या? हाँ बोलिएगा। हाँ, तो 11वें सवाल को देखिएगा और देखते-देखते शायद अच्छा महसूस होगा आपको। जो आज के लेक्चर में आपको डाउट आया था शायद जो आप पूछने ही वाले थे, उसी से पहले अल्फाज ने शायद डाउट को क्लियर कर दिया है क्या? और चौधरी डेढ़ चाणा निकला रे हैं? चौधरी को मालूम था ये सवाल तो अभी आएगा डिस्कशन में, तो चौधरी ने पहले ही ज्ञान दे मारा है? ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 वो बोल रहा है कौन सा रिएजेंट है जो कैन नॉट पे अंडरलाइन करे, कैन नॉट पे अंडरलाइन करे है, कैन नॉट बोल रहा है कि कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट नहीं कर पाएगा। अर्पित कुमार बोल रहे हैं सर Br2CCl4 है उससे फर्क नहीं पड़ पाएगा कि वो टर्मिनल पे है या नॉन टर्मिनल पे है, बाकी सबसे आइडिया लग जाएगा। ओजोनोलाइसिस CO2 गैस रिलीज करता है, टर्मिनल पे होगा तो, और केमेनोफोर भी वही करता है। बाकी लोग बोल रहे हैं सर हो गया, आगे बढ़िएगा। अगला वाला देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना वो एग्जैक्टली सेम ही सवाल है, और ये वही सवाल है जो हमने ज्ञान दिया था आपको, टर्मिनल से नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल से वापस टर्मिनल, तो वो एल्कोहलिक केवेच और NaNH2 काम किया करते थे। अच्छा इधर से इधर जाएं या इधर से इधर जाएं, चौधरी ने एक मैकेनिज्म बताया था, एक्सप्लेनेशन, हालांकि कहा था दिमाग में नहीं रखना था, वो एक्सप्लेनेशन क्या था कि यहाँ से एक हाइड्रोजन भगाते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई, पाई इंटू नेगेटिव, फिर इस कार्बन पे हाइड्रोजन वापस लगाते हैं। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कह सकता हूँ, डीप्रोटोनेशन हुआ है। हाइड्रोजन का वापस ऐड करना क्या कह सकता हूँ, प्रोटोनेशन हुआ है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 13 में वही वाली बात लिख रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड जब आजू से बाजू जाएगा तो क्या क्या होता है, तो रिमूवल एंड री एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोटोन, ये यही प्रोसेस होता है। तो 13 एंड 14 दोनों सेम ही सवाल है, सेम ही सवाल है। उम्मीद है 14 तो हो गया होगा, लेकिन 13 लैंग्वेज से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के एक छोटा सा ज्ञान है वो ज्ञान सुखना जी। किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्टेन नंबर होता है, वो ऑक्टेन नंबर होता है उस कंपाउंड में, उस मिक्सर में आइसो ऑक्टेन का कितना परसेंटेज होता है। जितना भी मिक्सर में आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज होता है वही उस कंपाउंड का, उस मिक्सर का ऑक्टेन नंबर कहलाता है। ये छोटा सा ज्ञान था, तो आइसो ऑक्टेन इसमें 70% है, तो यही इसका आंसर हो गया। सर इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, दोबारा रिपीट करते हैं शुक्ला साहब। किसी भी मिक्सचर में जो आइसो ऑक्टेन कंपाउंड की मात्रा होती है वही इस कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर कहलाता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जो गाड़ी में आप पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, जो पेट्रोल होता है एक्चुअली उसमें यही कंपाउंड का मिश्रण होता है। कहा जाता है कि जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है उस पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी होती है, और वो कई साल के बाद, जब गाड़ियां पुरानी नहीं हो जाती डीजल वाली गाड़ियां, 5-7 साल के बाद तो इंजन खड़खड़ाने लगता है, आवाज अपनी आवाज करने लगती है गाड़ी। तो अगर आपने बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल उसमें डालते हैं तो उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होगा, तो वो इंजन से आवाज थोड़ी कम आती है। अगर आपने कहीं बढ़िया पेट्रोल पंप पे कोई हाईफाई सिटी में डाला होगा तो पेट्रोल डालने के बाद आपको 1-2 रुपए का पाउच भी मिलता है, तो वो जो पाउच होता है उसमें एंटी नॉकिंग रिएजेंट हायर आइसो ऑक्टेन परसेंटेज वाले क्वालिटी वाला डाल करके वो पाउच देते हैं। उससे क्या होता है, एंटी नॉकिंग मतलब, नॉकिंग कहते हैं आवाज खड़खड़ाना, एंटी नॉकिंग मतलब आवाज को रिड्यूस करना। तो जितना ज्यादा आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज होता है उसमें इंजन में आवाज करने की टेंडेंसी उतनी कम हो जाती है। तो ये हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जो अपनी गाड़ियों के लिए बढ़िया खबर लेके आता है। ऑक्टेन नंबर अच्छा होगा तो पेट्रोल खराब होगा या बढ़िया वाला,
ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा पेट्रोल खराब होगा या बढ़िया वाला, बढ़िया वाला होगा, बढ़िया वाला होगा। तो ये हमने एक आपको चलते फिरते एक बढ़िया एक जनरल नॉलेज वाली बात बता दी है। चलिए साथियों अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है एक्चुअली टेक्निकली 14 वाले में देखेंगे तो ये सवाल में थोड़ा सा लोचा है। ये हमारा पर्सनल सजेशन है कि क्वेश्चन नंबर 16 को आप काट दें। जो सवाल में टेक्निकल एरर की वजह से इस सवाल की मूल भावना जिसके साथ ये सवाल बनाया गया था वो सवाल सुलट गया, तो 16वें वाले सवाल को उड़ा दें, उड़ा दें। क्वेश्चन नंबर 17 17 हाँ कोठारी जो कह रहा बोनस दे दे चौधरी 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 बस बताते रहना साहब, 17 18 19 जहां भी डाउट आ जाए बता दीजिएगा। सब डन डना डन डन डना डन। अनीश कुमार साहब बी में डाउट है, कौन से के बी में डाउट है? 17 या 17 का बी, 17 का बी बोल रहा है कि ओपन चेन एल्केन में ओड मेंबर वाले कार्बन बनाने हैं, कोलबे से क्या ओड मेंबर वाले बनाए जा सकते हैं? जनाब देखिएगा कोलबे में जब आप देखते हैं तो RCOO माइनस ऐसा बनाते हैं तो ये बनाता है RCOO फ्रेडिकल, RCOO फ्रेडिकल से आप फ्रेडिकल CO2 उड़ा ले, R फ्रेडिकल बना ले। अब जब R फ्रेडिकल बनाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका RR बनता है। बताइएगा साहब RR जो प्रोडक्ट बना है, कुछ भी ले लीजिएगा, अगर सेम चीज को डबल करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये इवन संख्या में बनेगा या ऑड में? बताइएगा ना। हमेशा ये इवन में बनेगा। मान लीजिएगा आर में आपके 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट में डबल होंगे 8 इवन है। मान लीजिएगा आर में आपके 3 कार्बन है तब भी उसका जब डबल करेंगे तो वो 6 इवन ही आएगा। मतलब किसी को भी आप डबल करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। यानी वुड्स लीजिएगा या कोलबे लीजिएगा हमेशा इससे आप इवन वाला ही जनरेट कर सकते हैं। इसे बोला नॉट गुड, नॉट गुड ऑड के लिए नॉट गुड है तो मतलब इनडायरेक्टली बोला इवन वाला। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। अनिश कुमार साहब ने बोला ओके सर। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 और 20 में कोई डाउट है तो बताइए भाई साहब। 20 वाला वो है कौन सा वाला? ये बेयर रिएजेंट के बाजू वाला, बेयर के बाजू वाला। बेयर के बाजू वाला क्या करता है? 2 OH ऐड करना होता है, अल्टीपल्टी या सेम साइड ऐड करना होता है। ध्यान रहे वन इक्विवेलेंट लिया, वन इक्विवेलेंट लिया तो उस साइड जाएंगे जहां खुली खुली हवा होगी, खुली खुली हवा होगी। तो खुली खुली हवा बताइएगा साहब आजू में या बाजू में? आजू में या बाजू में? हाँ बाजू में, खुली खुली हवा इधर है। सर ये कोरे हाउस क्या वाला है? फिर से गजनी हो गया रे भाई। किसी जमाने में हमने ग्रिग्नार्ड पढ़ा था, RMGX। हाँ कमल नयन बजोरिया साहब ने बता दिया है ग्रिग्नार्ड आपको R माइनस देता है। ऐसे ही R2CuLi, R2CuLi गिलमांस बोलते हैं इसको। वो ये जो गिलमांस है ग्रिग्नार्ड वाले ही चैप्टर में देखना, एकदम लास्ट में जाके एक ज्ञान मिलेगा, ये भी आपको R माइनस ही देता है। ग्रिग्नार्ड हो या गिलमान हो या जिंक वाला हो, ये सारों का सारा काम होता है R माइनस देना। जहां गिलमान है वहीं पर एक रिएक्शन करवाया चौधरी ने, कोरे हाउस रिएक्शन। हो सकता है तू भूल गया है लेकिन एड्रेस मैंने बता दिया किधर करने का। प्लीज रेफर ग्रिग्नार्ड नोट्स, ग्रिग्नार्ड वाले चैप्टर के एकदम लास्ट में एक ज्ञान दिया गया है, वहां मिलेगा आपको गिलमान और कोरे हाउस। हाँ यस ने तो ये भी बता दिया सर फुदकने वाला फ्रैंकलिन। याददाश्त देखिएगा, जनता ने मेहनत तो किया, मानना पड़ेगा साहब। चलिए अगले सवाल पे बोलते हैं। अगला सवाल बोल रहे सर O2 कितना चाहिए होता है? ये सवाल लल्लू था रे भाई। आयुष कुमार साहब ये कंबशन वाली रिएक्शन है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर, इथेन को इथेन बोले तो CH3 ऐसा है। अब CH3 में आप O2 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये पूरा का पूरा CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा ध्यान रहे अब आप मोल कन्वर्ट कर लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन ध्यान रहे इसने एयर पूछा है तो O2 उसमें 20% ही है। यानी O2 के जितने भी मोल आएंगे अगर आपको एयर चाहिए तो एयर उसका 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि एयर में O2 अगले ने लिखा है कि 20% ही है। आपसे सवाल O2 का पूछता तो O2 बता देते, लेकिन उन्होंने पूछा कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर तो O2 जितना भी निकल के आए इधर से फिजिकल केमिस्ट्री से उसका 5 गुना एयर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21वां, 21वां वाला हो गया होगा। सी डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट करना क्या बनेगा? लल्लू नहीं, शुक्ला जी बोल रहे हैं सर ये तो महा लल्लू है। सी डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट करने के लिए एक नहीं दो नहीं 4 लोग आया करते थे। चलो भाई अगला वाला देखें तो 20 तक ही था क्या रे कि आगे भी था? सर 20 तक ही था रेस में। अच्छा 20 तक ही था, 20 तक ही था। तो फिर तो हमारे होमवर्क में जेई मेंस के अलावा इसके भी सवाल करने होंगे। हमने तो हैंडआउट भेज दिया जनाब आपको। पहले हमें इसे कंप्लीट करना होगा। इसमें कितने सवाल हैं? 28 सवाल हैं। तो होमवर्क चेंज कर देते हैं हम आपका। ध्यान से सुनना जी। होमवर्क जो होगा आप थोड़ा होमवर्क में बदलाव कर रहे हैं। होमवर्क जो होगा पहले इसका S1 कंप्लीट, S1 कंप्लीट और फिर जो है वो आप ले लीजिएगा एक्सरसाइज जो जेई मेंस है, जेई मेंस है उसमें आप 5 सवाल ले लीजिएगा 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये आपका होमवर्क होगा। ये इतना ले लीजिएगा, इतना ले लीजिएगा। ठीक है जी। हर्षित शुक्ला साहब नहीं बोले हैं। हाँ शुक्ला साहब 19 वाला बता चुके हैं। 19 वाले में देखेंगे तो
वो पहले O2 निकाल लीजिएगा और एयर उसका 5 के गुना कर दीजिएगा। आयुष नंद कुमार साहब, क्वेश्चन नंबर 17 का सी गिलमांस रिएजेंट ग्रिग्नार्ड के ज्ञान में मिलेगा। कोरेहाउस रिएक्शन एग्जैक्टली वही मिलेगी, बता चुके हैं। तो समय अपनी सीमाओं को लांघ रहा है, तो बेहतर है हम यहीं पर रुक जाएं। हमारे एक रेस का डिस्कशन था, रेस नंबर 21 उसका डिस्कशन कल की क्लास में रख लिया जाएगा। कल की क्लास में आप ये वाला होमवर्क लगा के आएंगे, S1 कंप्लीट हो जेईई मेंस के 5 सवाल और रेस का डिस्कशन भी अगली क्लास में करेंगे, जरूर करेंगे। उम्मीद है होमवर्क आप लगा के आएंगे क्या? जरूर लगाते रहना है, डेली डेली हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। चैप्टर बड़े छोटे छोटे से ही आ रहे हैं, छोटे छोटे से ही चैप्टर हैं, तो ये धीरे धीरे आपके सुलटते हुए भी चले जाएंगे और आपको एहसास भी नहीं होता रहेगा। तो बेहतर है वक्त पे ही आप होमवर्क लगा लें, तो आपको बेनिफिट होगा, अन्यथा तो फिर बिछड़ते चले जाएंगे। अब एक जेन्युइन सा डाउट है कि सर छोटे छोटे से ही चैप्टर आ रहे हैं, तो फिर ये भी बता दो ना कि आमीन पे पर्दा कब गिराओगे। तो खुशखबरी है हमारे पास, ठीक अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में आमीन भी सुलटा देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड भी सुलटा है, आमीन भी सुलट जाएगा और फिर अपन श्री गणेश करेंगे किसका? बायोमोलिक्यूल का। तो बायोमोलिक्यूल भी धीरे धीरे वक्त के साथ सुलट ही जाएगा, मतलब भारी वाला नहीं है। बायोमोलिक्यूल में भी यही 2 से 3 लेक्चर लगना है, तो बायोमोलिक्यूल भी सुलटेगा। ज्यादा टेंशन नहीं मारने चौधरी, जितना पढ़ा रहा है तेरा फर्ज है उतना खोपड़ी में जाएगा। बाकी क्या क्या आएगा ये चौधरी के दिमाग में ऑलरेडी फिक्स है। रेगुलर मुलाकातें होती रहेंगी, तो अब दिन कम नहीं है, बहुत है हमारे पास। ठीक है जी, चलिए साहब, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जिंदाबाद और राधे राधे।